तहजीब की अहमियत, तो उसको नुकसान पहुंच रहा है बस चीज़ों से। जिस तरह से हमने बेहतर से बेहतर तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा भी तैयार की है, लेकिन उसमें ऐसा अंसर रह गया है जिससे जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। तो उसी तरह का एनसीएफ के अंदर ये चीज़ पेश की गई है कि मक़ासिद और जो उसका प्रोग्राम है, उसका जो तज़िया है, उसका पेशकश करने का जो अंदाज़ है, वो बेहतरीन है। और इस जो टॉपिक पे मुझे गुफ्तगू करना है, वो है फ़िज़िकल एजुकेशन। ये चैप्टर नंबर 8 से मुताल्लिक़ है। इसके अंदर पहले फ़िज़िकल एजुकेशन की अहमियत को बताई गई, उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए, गाइडलाइंस के लिए 8.2, इस तरह से ये 7 सब हेडिंग के तहत ये अपने प्रोग्राम या एनसीएफ के मुतालिक ये अपने नज़रियात को और हिकमत अमली को पेश करता है। उसके बाद 8.3 में नेचर ऑफ नॉलेज क्या है करिकुलम का, और उसके बाद ये बताया गया कि 5 के अंदर लर्निंग स्टैंडर्ड्स क्या होनी चाहिए, कंटेंट दिया गया। 8.6 में पेडागॉजिकल अप्रोचेस के लिए क्या करनी चाहिए, उसके मुतालिक गुफ्तगू की गई। और इसकी इन तमाम चीज़ों को तरतीब देने के लिए 8.7 में गाइडलाइंस क्या है, उसको भी पेश किया गया। और उसके अंदर जो अहम बात जो बताई गई 8.6 के अंदर 3 के तहत स्टेज स्पेसिफिक को जो सो अहमियत दी गई, और कितने किस्म के फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, और ड्यूरेशन के अलावा इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन के मुतालिक ये गुफ्तगू करता है। आखिर में एक अहम चीज़ जो इसके अंदर है, असेसमेंट को पेश किया गया 8.7 के अंदर। इसमें एसे, एफएज़ और उसके लिए दरकार रूब्रिक्स को भी इसने तैयार किया, और उस बच्चे की फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भी रिकॉर्ड किया गया। और उसके अंदर ये रहनुमायाना खतूत भी पेश किए गए कि किस तरह से अगला लेसन होना चाहिए या अगली एक्टिविटी होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले जो गुफ्तगू अहम की गई है, वो है मक़ासिद हैं। मक़ासिद के तहत ये बताया गया कि ये जो सो तलबा के अंदर फिज़िकली एक्टिव और विगरस हेल्दी लाइफ़ गुज़ारने का लिए ये ज़रूरी है। और इसके अंदर क्या-क्या कंपोनेंट्स होनी चाहिए, ये किस पर मुश्तमिल होनी चाहिए, ये बताया गया। उसके अंदर ये बताया गया कि इसके अंदर मूवमेंट्स होनी चाहिए, बॉडी मूवमेंट्स, ड्रिल्स होनी चाहिए, एक्सरसाइज़ होनी चाहिए, योगा होनी चाहिए, गेम्स होनी चाहिए, स्पोर्ट्स और दूसरे एक्टिविटीज़। इन फिर कंपोनेंट्स के अंदर जो बात बताई गई, उसमें योगा को बहैसियत एक फिज़िकल एजुकेशन के तौर पर या बॉडी की एक्सरसाइज़ के लिए बताई गई। हालाँकि ये बात हम सब वाकिफ़ हैं, योगा के तहत और क्या चीज़ें होती हैं। बहरकफ ये चीज़ें बताते हुए ये बताया गया कि ये माइंड और बॉडी वेलनेस के लिए हम यहाँ पर काम करती है ये एक्सरसाइज़ेज़। और उसके बाद ड्राफ्ट या नीपी 19 के तहत क्या रोल होना चाहिए फिज़िकल एजुकेशन का, उसमें बताते हुए 2 बातें बताई गई। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ सॉरी। उसके बाद ये बताया गया है कि चा बच्चे के उज़लाती और कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उज़लात के अंदर, बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को, एंड्योरेंस को, मोटार स्किल्स को, माइंड बॉडी कनेक्शन को और वेलनेस के ऊपर ये बात बताई गई है। तो अब हम इससे ये बात का अंदाज़ा कर सकते हैं, ये जो ख़दशा हमारे इस तह प पेश नज़र जो एम्स के अंदर ये बात बताई गई कि योगा को बहैसियत एक सब्जेक्ट रखा जाना चाहिए। इस पर हमको गुफ्तगू और आवाम के अंदर शऊर भी बेदार करना चाहिए कि कैसे हम बाज़ चीज़ों से बच सकते हैं। अब इसके अंदर ये बात बताई गई कि उसके बाद ये बताया गया कि फिज़िकल एजुकेशन
इट इज ए पार्ट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, और इसीलिए ये करिकुलम में जरूर होना चाहिए, करिकुलम, स्कूल करिकुलम में इंटीग्रेट करनी चाहिए। ये बात बताते हुए आगे ये बताते हैं कि ये फिजिकल एक्टिविटीज इट इज ए फॉर्म ऑफ फिजिकल एंगेजमेंट है, फिजिकल एक्टिविटी है। ये जो सो हम हमारी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते हैं। ये जो सो मुख्तलिफ कल्चर्स का एक हिस्सा रहा है। और ये बताया गया, ये बात भी हकीकत भी है कि ये इंसानों को जोड़ती भी है। ये दुनिया के हर खित्ते के अफराद को जोड़ती भी है, और उनके तजुर्बात और उनके स्किल्स को शेयर भी करती है, और एक दूसरे के इंटरेस्ट को भी वो डेवलप करती है। और इसके अंदर ये बात ये बताई गई, जो लोग इस खेलों के अंदर या फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, गेम्स के अंदर हिस्सा नहीं लेते हैं और बहैसियत स्पेक्टेटर इसके अंदर शामिल होते हैं और इसका मुशाहिदा करते हैं और मुख्तलिफ खेल के खिलाड़ियों की भी जो सो मदद सपोर्ट करते हैं, और इस दौरान में ये बात नहीं देखी जाती है कि वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, किस ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, किस ज्योग्राफिकल लोकेशन से ताल्लुक़ रखता है। इससे बालातर होकर इंसान इसकी सपोर्ट करता है। इस तरह से ये बात को आगे बढ़ाते हुए इसकी अहमियत को ये बताया गया कि आजकल खेलों का इतना ही फैलाव हुआ है। जो खेल मुकामी सतह पर हुआ करते थे, वो आज जो है सो पूरे मुल्क या पूरी दुनिया के अंदर भी वो आज अपना मुकाम बनाए हैं। उसी तरह बताते हुए ये बात बताई गई, अब जो योगा की प्रैक्टिस है, वो भी हिंदुस्तान से शुरू होकर पूरी आलम के अंदर अपनी जो है सो अहमियत को बताते हुए वो स्प्रेड हो रहा है, ये एक एज ए स्पोर्ट। तो और जो खेलें खेली जाती हैं, तो उसके लिए ये बात बताते हुए ये बताया गया कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर किस तरह के खेल हुआ करते थे। तो जिसके अंदर वो बताया गया, योगा है, वाटर स्पोर्ट्स है, रेसलिंग है, और इस तरह से मुख्तलिफ गेम्स, डांस, डाइस, ये चीज़ें हैं जिससे जो है सो इंसान की सेहत के लिए बेहतर है, और जिसके लिए मेंटल स्ट्रेस को दूर करता है और फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप होती है, और इसके ज़रिए से कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये बड़ा रोल अदा करता है। इस तरह की बातें अपनी ये गुफ्तगू के अंदर रखता है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर हमारे लिए खतरा बोलिए, या उसके हमारे तहज़ीब, हमारे कल्चर, हमारे मिज़ाज के खिलाफ जो बात है, वो यहाँ पर 8.2 के अंदर कम्युनिटीज़ के बारे में गुफ्तगू की गई है। और उसके अंदर एक सेक्शन है 8.2.1 के अंदर बी के तहत, स्टूडेंट्स ऑफ ऑल जेंडर्स शुड रेगुलरली प्ले टुगेदर अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। यानी ये बात यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर लड़के और लड़कियों को मिलकर खेलों के लिए, खेलने के लिए मौके फराहम करनी चाहिए। ये अप्रोच फाउंडेशन स्टेज से शुरू होनी चाहिए। ये चीज हमारे लिए गौर करने की जरूरत है। इसके लिए हम नुमाइंदगी करने की जरूरत है, और आवाम के अंदर इस चीजों को शऊर बेदार करने की हमको यहाँ पर जरूरी है। यहाँ ये 8.2 के बी के तहत है। और दूसरी चीज ये बात यहाँ बताई गई कि बच्चा ये बात बताई गई है कि बच्चे को बाज़ चीज़ें जो है सो कंपल्सरी खेलने के लिए ज़रूरी है, और प्रिपरेटरी स्टेज के लिए अंदर ये बात बताई गई कि बच्चा खेलने के लिए जो है सो फ्री होनी चाहिए, उसको एनकरेज करनी चाहिए खेलने के लिए। और मिडिल स्टेज के अंदर ऐसे खेल खिलानी चाहिए जो लोकली जो वेल फेमस हैं, और इसकी जो है सो हम मिडिल स्टेज के अंदर करानी चाहिए। सेकेंडरी स्टेज के लिए आने के बाद बच्चे को ये मौका मिलना चाहिए, और उसके अंदर ये शऊर बेदार होता है कि वो किस गेम के अंदर अच्छी तरह से खेलों में शामिल हो सकता है, और उसको चॉइस या एक्टिविटीज के जो है सो यहाँ पर करने की जरूरत है।
और उसके बाद बच्चों को इंटर स्कूल के अंदर खेलने की भी जो है सो गुंजाइश रखी गई है। और एक 8.2.4 के अंदर यहाँ पर रिसोर्सेस मस्ट बी अवेलेबल फॉर फिजिकल एजुकेशन के लिए बात के अंदर ये बात बताई गई कि सबसे चीज जो होनी चाहिए, ग्राउंड होनी चाहिए। अगर ग्राउंड नहीं है तो एक अच्छी बात ये है कि उनको जो सो करीब के कोई ग्राउंड है, पब्लिक ग्राउंड या कोई जगह है, वहां ले जाकर बच्चों को खिलाना चाहिए। ये होने इतनी छूट देने के बाद भी अगर ऐसे मौके नहीं मिलते हैं तो हम कई ऐसे रास्ते इख्तियार करना चाहिए जिसके ज़रिए से हम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पर करनी चाहिए। ये कहते हुए अपनी बात, अपने नज़रिया और अपने फ़िक्र को यहाँ पर पेश करने की बहुत ही बेहतर अंदाज़ में या शातिराना अंदाज़ में इस बात को पेश किया गया कि योगा इज़ द बेस्ट वन, या फिर बोलते हुए स्टैटिक एक्सरसाइज़ेज़ यानी मूवमेंट्स या टेबल टेनिस ऐसे इंडोर गेम खिलाना चाहिए। तो इसके बहाने ऐड करते हुए ये हमको आइंदा हम ये अलर्ट होनी चाहिए कि इसको कंपल्सरी बनाया ना जाए, बल्कि बच्चे को इख्तियार होनी चाहिए, वालिदैन को इख्तियार होनी चाहिए। ये बात हम गवर्नमेंट के लिए क्या करना चाहिए कि पेश करना चाहिए, ये हमारी सिफारिशात के अंदर। तो और एक बात ये बताई गई रिसोर्सेज के अंदर टीचर का। टीचर अगर अवेलेबल नहीं है तो स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी टीचर होते हैं, उनके जो सो खिदमात लेते हुए स्कूल के अंदर कोई एक ऐसे टीचर को जिसके अंदर थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स से दिलचस्पी होती है, उसको हम ट्रेन किया जाए और इस कमी को दूर किया जाए। एक तो पहले ग्राउंड के बारे में बताई गई, दूसरी बात टीचर अवेलेबल नहीं है तो क्या होनी चाहिए वो बात बताई गई। अगर हमारे पास लिमिटेड इक्विपमेंट्स हैं स्पोर्ट्स के, तो उसके लिए भी हम आगे के जो चीज़ें हैं, उनको जो है सो हम इस्तेमाल करते हुए स्कूलों से, दूसरों से ये इख्तियार करना चाहिए। तो हमको 2 चीज़ों पर ज़्यादा खतरा महसूस होता है। मेरे जो भी जितना भी मैंने स्टडी किया है, वो एक है मिक्स्ड कल्चर को फ़रोग़ देना और दूसरा योगा को वहाँ पर गैर महसूस तरीक़े से उसको करना। हमको ये करना चाहिए कि हम वालिदैन को बच्चों को अंदर शऊर बेदार करनी चाहिए और हुकूमत से सिफ़ारिश करनी चाहिए, द चाइल्ड शुड बी गिवन टू द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। इट शुड नॉट बी मेड कंपल्सरी। ये बात को हम करना चाहिए और उसके अंदर ये जितने भी चीज़ें होती हैं, इसके लिए खेलों के कॉम्पिटिशन मुनक्किद करना चाहिए ताकि एक्सेलेंसी को हासिल की जाए। और इसका मकसद ये हो कि खेलों को या कॉम्पिटिशन को मुनक्किद करने का कि बच्चों के अंदर हमदर्दी, कोऑपरेशन, आपस में एक दूसरे का ताउन करना, फेयर प्ले और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारगी को डेवलप किया जाना चाहिए। तो ये तो बेहतरीन जो सो बातें हैं और इसके लिए ये 8.2 के अंदर ये बात बताई गई और इसके अंदर ये बात बताई गई 8.3 के अंदर नेचर ऑफ नॉलेज यानी नॉलेज कैसा जो है सो बच्चों के अंदर ट्रांसफर होना चाहिए। जिस तरह से एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट का नेचर होता है, उस नेचर के हिसाब से स्ट्रेटेजी या टीचिंग मेथोडोलॉजी को, टीचिंग एड्स को हम इस्तेमाल करते हुए पढ़ाया चाहिए, जिसके लिए बच्चे वो सब्जेक्ट की फ़ितरत के हिसाब से और अपनी फ़ितरत के हिसाब से ये तालीम हासिल कर सकें। तो ये बातें उसके अंदर बताई गई थी और बाकी की सब चीज़ें बहुत बेहतरीन अंदाज़ में पेश की गई हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं, ये 2-3 चीज़ें ही हैं, जिस तरह से बात बताते हैं कि छाछ बना लिया, दही बना लिया, उसको डालकर आटे में बैंगनी डाल दिए। उसका जो असर होता है, जो उसका इफ़ेक्ट होता है, ये इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। ये मिक्स्ड कल्चर को और योगा से हमको जो सो आवाम के अंदर बेदार करना चाहिए और ये उसके बाद 8.3 के बाद मुख्तलिफ चीज़ें जिस तरह से पेश की गई हैं स्टेज स्पेसिफिक असेसमेंट के बारे में भी बताया गया, उसके रिकॉर्ड करना चाहिए। बाकी के सब चीज़ें एक मानों में हम कह सकते हैं कि बेहतर अंदाज़ में है और उसके हिसाब से फितरत के हिसाब से वो चीज़ें बताई गई हैं। तो हम इसको चौकन्ना रहते हुए जिन जो बातों की तरफ मैंने तवज्जो दिलाई है, उस पर हमको कोशिश करनी चाहिए।
मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मैं अल्लाह ताला का पहले शुक्र अदा करता हूँ, साथ ही होलिस्टिक एजुकेशन बोर्ड का भी, जिसने मुझे इस वक्त के अंदर मेरे ख्यालात को पेश करने का मौका दिया गया। शुक्रिया मुजीब साहब। डॉक्टर सरफराज साहब झारखंड आइडास के हमारे जो है साथी हैं, सोशल साइंस एजुकेशन पर आपको अपने ऑब्जर्वेशंस पेश करने हैं, वो कनेक्टेड हैं। मैं डॉक्टर सरफराज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ऑब्जर्वेशंस को पेश करें। डॉक्टर सरफराज साहब। सरफराज साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं अभी मेरे जिम्मे चूंकि सोशल साइंस चैप्टर 5 के तहत अपनी बातों को रखने का मौका दिया गया है। इस सिलसिले में चूंकि हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जहां तक मेरा मुताला है सोशल साइंस में, तो इसमें हम देखते हैं कि इस बार जो पीडी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किया गया है उसमें 251 से लेकर 290 पेज के तहत कई सेक्शन में इसके इन चीजों को बांटा गया है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 5.1 में इसके एम्स के बारे में बताया गया है। इसका शुरू में तो डेफिनेशन भी दिया गया है, और जाहिर है कि सोशल साइंस के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं कि ये इंडिविजुअल, सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन से कैसे उसका रिलेशनशिप, उसके बारे में बताया गया है। सोशल साइंस के बारे में ये भी बताया गया है कि इस बार की सोशल साइंस की जो स्टार्ट या शुरुआत होता है वो मिडिल स्टेज से होता है, और फिर वो धीरे धीरे वो सेकेंडरी स्टेज और फिर इसके बाद जो है वो डेवलप करता है डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो आगे बढ़ता है। दूसरी जो चीज है इसमें 5.2 में नेचर ऑफ नॉलेज के बारे में बताया गया, नेचर ऑफ नॉलेज के बारे में बताया गया। और तीसरी बात यह है कि करंट चैलेंजेस इसमें अभी क्या है, उसके बारे में 5.6 में बताया गया है। 5.4 में हम देखते हैं कि लर्निंग स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया। 5.5 में कंटेंट के बारे में बताया गया है, और 5.6 में पेडागोजी और 5.7 में असेसमेंट के बारे में बताया गया। जहां तक मेरा मुताला है इस सिलसिले में कि चूंकि एनसीएफ में जो बातें बताई गई है, तो एनईपी 2020 में जिस तरह से शंका व्यक्त किया गया था, उन तमाम चीजों को इसमें भी कुछ हद तक शामिल करने की, बहुत हद तक शामिल करने की कोशिश भी की गई है। एम के ताल्लुक से भी हम लोग देख रहे हैं कि इसके एम के बारे में भी बताया गया है। वो ये है कि डेवलप द डिसिप्लिनरी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सोसाइटी फंक्शन थ्रू एंड इंटरप्ले हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। और इसके बारे में भी ये बताया गया है, इसके बारे में कुछ करिकुलर गोल्स के बारे में भी बताया गया है कि ये कि सोशल साइंस के बारे में बताया गया है कि इसमें जो मिडिल स्टेज तक 9 करिकुलर गोल्स के बारे में बताया गया है। सेकेंडरी स्टेज में 8 करिकुलर गोल्स के बारे में बताया गया है। डिजाइन ऑफ कंटेंट्स इन द मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज के बारे में भी बताया गया है। फिर इसमें अगर हम देखते हैं कि इसका मुताला अगर हम ये कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। अगर इसके बारे में मैं ये बताऊं कि इस ड्राफ्ट का जब हमने मुताला किया है, तो चीजें वही पुरानी चीजें हैं, इसमें कोई नई चीजों को नहीं लाया गया है। अलबत्ता कुछ चीजों पे जो हमें अपनी बात को रखनी है, उन चीजों को मैं चाहता हूं कि यहाँ पे रखूं। खास तौर पे जो यहाँ पे बताया वो ये गया है, जो फंक्शनिंग ऑफ द सिविक्स में, ये फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और इसमें जो इंडिया के बारे में बताया गया कि चूंकि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में जिक्र किया गया है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में और शेड्यूल कास्ट के बारे में जिक्र किया गया है, और फिर इसमें नेशनल कमीशन ऑफ वीमेंस के बारे में भी जोड़ा गया है। लेकिन इसमें जो एक थोड़ा सा एतराज की चीज है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी कमीशन को इसमें मार्जिनलाइज किया गया, इसको हटाया गया।
फिर इसमें हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ओपिनियन की बात है, इसमें मीडिया पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और मीडिया पे जो जोर दिया गया है, इसमें रोल ऑफ डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या किरदार है, इसके बारे में भी बताया गया है। इसके साथ साथ चूंकि इस प्रिंसिपल ऑफ द कंटेंट सिलेक्शन में जहां पे बात की गई है पुरानी चीजों के बारे में, वह ये है कि पैट्रियोटिज्म पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। सेक्रीफाइस, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, ऑनेस्टी, ये सारी चीजों के बारे में बताया भी गया है। और इसके बारे में जो सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने कुछ नई चीजों को जो जोड़ा है, उसमें सिंपैथी के साथ साथ इम्पैथी की भी बात कही गई। फिर जब कंटेंट के बारे में ये बताया गया है कि इसमें कंटेंट का जो सिलेक्शन है, तो उसमें एक नई चीज ये कहा गया है कि चूंकि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रोट मेथड से हट के और जो एक बोर या एक टायर्ड जो अब तक होता था, उससे हटा के इसमें ये मशवरा भी दिया गया है कि कंटेंट जो सिलेक्शन है, उसमें एविडेंस और नैरेटिव्स पे बहुत ज्यादा जोर देने की बात की गई। दूसरी बात वो ये है कि इसमें एविडेंस के साथ साथ सोर्सेस की भी बात की गई है। दूसरी, और उसमें जो कंटेंट के बारे में ये कहा गया है कि इंटरडिसिप्लिनरी, चूंकि सोशल साइंस में बताया गया है, तो इस अप्रोच को भी हम शामिल करें तो ये ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। फिर इसमें एक मशवरा जो बहुत अच्छी बात कही गई है, वो ये है कि कंटेंट के साथ साथ जो कंटेंट बिल्डिंग है, उसमें डिसिप्लिनरी स्किल के बारे में ये कहा गया है कि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा सोशल साइंस में इन्वॉल्विंग हो, तब जाके वो बच्चे जो है वो सोशल डिसीजन इसमें ले सकते हैं। साथ ही साथ जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल भी उनके अंदर पैदा हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने कहा गया है कि जो प्रेजेंट फैक्ट है जो सोशल साइंस का, उसमें जो खासकर बच्चों को बताया गया है, उसको थोड़ा सा इंकरेज करने की भी जरूरत है। फिर इसमें जब कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं, तो कंसेप्ट में ये देखा गया है कि इस बार थोड़ा सा इजी किया गया है, वो ये है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ ये किया गया है, बढ़ाया गया। खास तौर पे आइडेंटिफिकेशन, डिफरेंशिएशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा जोर भी दिया गया। और इसके साथ साथ इसमें कुछ जो चीजें हैं, उसमें एक तो लोकल टू ग्लोबल, जो खास चीज जो इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि जो फोकस किया गया है इसमें कि इस सब्जेक्ट में लोकल, उसके बाद रीजनल, फिर नेशनल, फिर ग्लोबल, यानी धीरे धीरे इसका स्टेज को बढ़ाने की कोशिश की गई है। कंटेंट प्रोग्रेस में लोकल टू ग्लोबल में ये भी कहा गया है कि जहां तक एग्जाम्पल्स का बात है, तो बहुत फैक्ट पर आधारित होना चाहिए। खासकर अगर लोकल जो हिस्ट्री की बात है, इसमें कुछ मिसाल भी दिया गया है, वो ये है कि जो पंचायत घर है या ओल्ड स्कूल है, वहां बच्चों का अगर विजिट हो, उसके बारे में अगर जानकारी हो, तो उस लोकेलिटी के बारे में उसके अंदर एक इंटरेस्ट भी पैदा हो। इसी के साथ साथ दूसरी जो चीजें हैं, उसमें ये भी कहा गया है कि रियल और डाइवर्स एक्सपीरियंस के बारे में इस पर बहुत ज्यादा जोर भी दिया गया है। इस सोसाइटी में रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पीपल पर भी बहुत जोर दिया गया। इसमें मटेरियल और रिसोर्स की बात जो कही गई है कि इस बार जो कंटेंट मेकिंग में सबसे जो अहम चीज है, वो ये है कि लोकल लिटरेचर। अब लोकल लिटरेचर में बहुत जगह की जो लोकल हिस्ट्रीज है, स्टोरीज है उस रीजन का, उसके बारे में, और जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, उन तमाम चीजों के साथ साथ ऑडियो विजुअल एड पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया। टेक्स्ट बुक मेकिंग के बारे में ये कहा गया है कि सोशल साइंस टेक्स्ट बुक मेड बी इंटरेक्टिव एंड इंक्लूडिंग रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स ऑफ द स्टूडेंट। क्योंकि जाहिर है कि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन इसमें जो है, इसके बारे में कहा यह गया है कि इसे इंटरेस्ट पैदा करने के लिए डिजिटल मटेरियल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। मैप्स और एटलस का जो पुरानी हमारी पद्धति है, उस पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि इसमें कुछ मिसालें थिंकिंग एक्टिविटीज और स्टूडेंट को का जो वर्क इंगेजमेंट है, उसको बढ़ाने की कोशिश की गई।
इसमें एक नई चीज को शामिल किया गया, वो है कि डिजिटल मटेरियल में, और इसमें जिस तरह के TLM की जो बात की गई है कि टीचर शुड बी यूज TLM, और खासकर डिजिटल मटेरियल का इसमें ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके साथ साथ मैप और एटलस जो पुराने जमाने में चलते आ रहा था, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की भी इसमें बात की गई है। लिटरेचर का जहां तक सवाल है, तो इसमें फिक्शनल और नॉन फिक्शनल लिटरेचर के बारे में बताया गया है कि सोर्स जो है सोशल साइंस का, वो क्लासरूम लिटरेचर इन तमाम चीजों को रिप्रेजेंट भी करे। फिर उसके आइडेंटिटीज, कल्चर, फ्रेज, हिस्ट्री, ये तमाम पर्सनालिटीज को भी इसमें जोड़ने की बात की। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में चूंकि पुरानी चीज को भी बताया गया है, वो ये है कि ये कहा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ही होना चाहिए। पेडागोजी के सिलसिले में कुछ मशवरा भी दिया गया है, वो ये है कि कंटेंट जो स्टार्ट करने के लिए ये कहा गया है कि फेमिलियर एंड ऑब्जर्वेबल स्टूडेंट जो है, वो कहा गया है कि न्यूअर कंसेप्ट जो है इसमें लाने की जरूरत है। तीसरी जो चीज इसमें बताई गई है, तो वो ये है कि स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना है और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट करने की जरूरत है। चूंकि अक्सर ये वन वे मेथड में या लेक्चर मेथड में बहुत बच्चे बोर हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि उनकी जो मेमोरी पावर है सुनने के बाद वो खत्म हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे पेसिवनेस को हटाने के लिए, यानी पेसिव लर्नर से हटाने के, लिसनर से हटाने के लिए एक्टिव जो है पार्टिसिपेंट पर इसमें जोर दिया गया। खासकर ये कहा गया है कि जो गवर्नेंस वगैरह की जो बात है, जैसे बहुत से स्टेट में इन्होंने एक मिसाल दिया है कि बाल सभा जो चिल्ड्रन असेंबली है, चिल्ड्रन असेंबली पर बहुत ज्यादा फोकस दी गई है। स्टूडेंट के लिए ये भी कहा गया है कि वो अपने सराउंडिंग के इमीडिएट जो भी सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग के सोशल साइंस से वो ज्यादा लगाव रखते हैं, इफेक्टेड होते हैं। उन चीजों को भी इसमें शामिल करने की बात की गई। इसमें पहले की तरह जो बड़े बड़े स्कूल भी, बहुत बड़े बड़े इदारे भी ये काम को करते हैं, जिसमें खास तौर पे सोशल साइंस में इस बात पे जोर दिया गया है इस बार NCF में कि एक्सपोजर विजिट पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। इसके साथ साथ एक्सकर्शन और प्रोजेक्ट वर्क पर भी इसमें फोकस दिया गया। इसके साथ साथ पेडागोजिकल जो कंसिडरेशन की जो बात है, तो इसमें सबसे अहम जो चीज ये कहा गया है कि जो भी कंटेंट मेकिंग होगा, तो वहां पे टीचरों के बारे में भी कुछ मशवरा ये दिया गया है कि क्लासरूम ट्रांजैक्शन ये जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यही स्टूडेंट को हेल्प करता है इंगेज करने में। नतीजा ये होता है कि सोशल साइंस में हम लोग अब तक ये देखते हैं खास तौर पे कि एक रोट मेथड के जरिए हम लोग पढ़ा देते हैं और उसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। दूसरी जो अहम चीज इसमें बताया गया है कि वो क्लासरूम टीचिंग शुड बी इनकलकेट एंड अवेयरनेस, इस पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया। फिर इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग के बारे में ये किया गया कि बच्चे कोई एक सब्जेक्ट से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कई सारे सब्जेक्ट से वो इंटरेस्ट रखते हैं। इसीलिए बच्चों को कई सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उन्हें इंकरेज करने की भी जरूरत है। सोशल साइंस को क्लासरूम पर बहुत ज्यादा जोर देने के लिए वहां पे कंटेस्टिंग आइडियाज की भी बात की गई। इस सिलसिले में ये भी कहा गया है कि बच्चों के बीच में डिबेट का प्रोग्राम हो, आर्गूमेंट का प्रोग्राम हो, फिर कभी कभी इस तरह का प्रोग्राम हो कि बच्चों के बीच में एम्पैथी पैदा किया जाए और बच्चे जो है फिर उसमें केयर मेकिंग। और फिर इस बार जो खास तौर पे जोर दिया गया है वो ये है कि फैक्ट और कंसेप्ट ऑफ सोशल साइंस शुड बी मेड रिलेवेंट टू द स्टूडेंट। तो इसमें भी ये बात किया गया कि बच्चों के बीच में जो है वो इंटरेक्शन को पैदा किया जाए, इस पर बहुत ज्यादा बल दिया गया इस NCF में। और फिर सोशल साइंस में जो सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि क्लैरिफाइड इसमें एडिक्वेट डेप्थ और रीजन की भी बात कही गई। फिर इसमें जो कंसिडरेशन की बात कही गई है उसमें है कि अपॉर्चुनिटी इसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, खासतौर पे सोशल, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल चैलेंज जो अभी हमारे बीच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके बारे में भी इन तमाम चीजों को, जैसे सेव वाटर है या बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का जो मामला है, उन तमाम चीजों पर भी फोकस किया गया है। फिर इसमें ऑथेंटिक टास्क की भी बात कही गई है। पेडागोजिकल स्ट्रेटजी के बारे में ये मशवरा दिया गया है कि जो डिजाइन लेसन का है उसमें खास तौर पे स्ट्रेटजी जो अपनाने की बात कही गई है, वो पहला ये है कि इंक्वायरी बेस्ड,
दूसरी बात यह है कि इसमें एक और मशवरा जो दिया गया कि इशू बेस्ड लर्निंग, आमतौर पे हम लोग देखते हैं इशू से हट के हम लोग ये करते हैं, इसलिए बच्चे थोड़ा बोर हो जाते हैं। तीसरी जो बात वो ये कही गई है कि कन्वर्सेशन मेथड पे इसको बहुत ज्यादा बल दिया है, इसके साथ साथ डिस्कशन पर भी और डिबेट पर। फिर एक जो अहम बात इसमें कही गई कि रोल प्ले और सिमुलेशन पर भी बात की गई कि इसमें खास तौर पे अगर रीजनल लेवल की बात हो, जैसे उन्होंने एक मिसाल किया कि बच्चे कुछ ड्रामा उसमें प्ले कर सकते हैं, खास तौर पे अपने जो गांव के बच्चे हैं, जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं, वो ग्राम पंचायत पे, जो शहरी बच्चे हैं वो अपने परिषद पे या कॉरपोरेशन पे इस तरह के प्रोग्राम को वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ कम्युनिटी को भी इसमें इन्वॉल्व करने की बात की गई है कि कम्युनिटी सर्विस लेने की भी बात कही गई, और इस सिलसिले में एक्सकर्शन पे भी बल दिया गया। फिर इसमें जो अहम चीज है कि सोशल साइंस पे इस बार जो बहुत फोकस किया गया वो ये है कि जो हम लोग बच्चों को लेसन दे रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन भी समाज में आना चाहिए। यानी वो इन्होंने कहा है कि एक रिफ्लेक्टिव ऐसे जो बच्चे की बात कही गई है कि बच्चे को एक व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी या इस तरह के कुछ ऐसे उसके साथ ऐसे वगैरह या कुछ इस तरह के कंपटीशन को किया जाए और उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए ताकि वो बच्चे सोचे। जैसे कभी पानी का मसला यहाँ पे है कि पानी कम हो रहा है, इसके क्या कारण है, और इसके लिए आगे का उन्होंने एक प्रोसेस बताया है, वो ये है कि बच्चे इसके लिए एक जो सोशल साइंस का एक अहम पार्ट है वो ये है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क पे भी इस बार बहुत जोर दिया गया। इसके साथ साथ इसमें जो है खास तौर पे कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट वर्क के बारे में कहा गया है कि कुछ मॉडल मॉडल भी पेश करने की बात की गई, क्योंकि बच्चों के अंदर जो भी थिंकिंग स्किल्स है वो स्किल्स भी उभर के आए। फिर बच्चों के साथ साथ वो उनकी क्या सोच है फ्यूचर के बारे में, उसके बारे में बताएं। इसमें 5.6 में एक लर्निंग आउटकम्स की बात कही गई। अभी आप देखेंगे कि सिलेबस में बहुत ज्यादा इस चीज पे बहुत जोर भी दिया गया है कि जो हम पढ़ा रहे हैं तो उसका आउटकम क्या है, तो इसीलिए इसको असेसमेंट से इंटरलिंकेज करने की भी बात कही गई है। और इसमें जो एक सबसे अहम जो चीज की गई है पेडागोजी में वो ये है कि सोशल साइंस क्लासरूम को जो है वो सेंटर्ड अराउंड ऑब्जेक्टिव और अचीवेबल बनाने की भी कोशिश की गई। इसमें जो 5.7 में जो बात कही गई है वो ये है कि असेसमेंट हमारा क्या हो। असेसमेंट का जो मसला है इस पर भी बहुत जोर दिया गया है, वो ये है कि ये जो चीज है पेंसिल पेपर पेन और टेस्ट एग्जाम से हट के असेसमेंट का एक नया रूप जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ नए नए एग्जाम्पल्स के साथ उसमें आ रहे हैं, उस असेसमेंट को भी अपनाने की जरूरत है। इसमें जो सबसे अहम जो चीज लास्ट 3 मिनट्स हैं हमारे पास। अच्छा, तो लास्ट 3 मिनट में इसके बाद बहुत फास्ट चल रहा हूँ। इसमें फिर आगे की बात जो बताई गई है वो कि चैलेंजेस इन असेसमेंट और एवेल्युएशन में जो बात की गई है कि अब तक जो असेसमेंट हमारा जो पेन और पेपर का होता था उसमें उससे हट के थोड़ा सा इसमें जोर दिया गया है कि उसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि करिकुलर गोल जो है वो हम जो भी है उसको हम अचीव नहीं कर रहे हैं। इसकी इसकी वजह एक बताई गई कि लैक ऑफ क्लैरिटी, तो इस लैक ऑफ क्लैरिटी को खत्म करने की भी बात कही गई। दूसरी बात ये कि असेसमेंट में सोशल साइंस में ये कहा गया है कि लैक ऑफ जो कॉमन शेयर अंडर द स्टैंडिंग ऑफ व्हाट एक्सपेक्टेड एज अ रिस्पांस टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन। और इस तरह से अभी आप हम लोग देख रहे हैं खुद रियासत झारखंड में भी इस तरह के असेसमेंट की या मूल्यांकन पद्धति में एक बड़ी तब्दीली आ रही है। तीसरी जो चीज वो ये है कि इसमें जो है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग खासकर सोशल साइंस में कि बच्चे जो है वो ब्रॉड थिंकिंग के साथ साथ यहाँ पे टीचर को भी ये कहा गया है कि टीचर भी जो है वो अपने आइडियाज को डेवलप करे, नए नए इनोवेशन के साथ वो अपनी बातों को रखे। इसमें जो सबसे अहम जो चीज किया गया है वो ये भी है कि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स की भी बात की गई है। वो ये है कि चिल्ड्रन हैव लर्न देयर एबिलिटी टू प्रॉब्लम, उसके बारे में भी ये कहा गया है कि जो कोर कंसेप्ट स्किल है टीचर बच्चों के अंदर वो भी उभर कर आना चाहिए। फिर कॉम्प्लेक्स जो स्किल है, डाइवर्स एबिलिटी है, और ये तमाम चीजों को वैलिड और वैल्यूएबल वे पे ही लगाना चाहिए। फिर आगे की जो बात कही गई है वो ये है कि जो बच्चे हैं स्टूडेंट हैं
वो रीजनेबल व्यूज और आर्गुमेंट्स के साथ साथ इविडेंस बेस्ड वो अपनी बातों को या एम्पिरिकल अप्रोच को भी रख सकते हैं। इसमें फिर आगे की बात जो कही गई है कि ऑनगोइंग और इंटीग्रेटेड जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको भी बढ़ाने की बात कही गई। फिर बच्चों के एनालिसिस के लिए जो रिस्पॉन्सेस हैं उसके लिए खुद इंस्टीट्यूशन को भी कहा गया है। उसमें एक अहम जो चीज है कि गार्जियन के साथ साथ टीचर को भी बताया गया है। इसमें कुछ फ्रेमवर्क के लिए असेसमेंट भी बताया गया है कि प्लानिंग असेसमेंट हमारा क्या हो, डिजाइनिंग असेसमेंट हमारा क्या हो और यूजिंग असेसमेंट हमारा क्या हो। जैसे एक जो अहम मिसाल के साथ है कि व्हाट टू असेस, क्या हम करने के लिए जा रहे हैं, ये कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर हम डॉक्टर साहब, उसमें कौन सा हमारा टाइम खत्म हो चुका है। आप कोई ऐसी चीज जो इस ऑब्जर्वेशन में कि जिसको हम बहुत अच्छा समझते हैं, या जो ऐसी चीज है कि जिसको हम विड्रॉ करना चाहिए या जिस पर हमको कुछ एहतियात करना चाहिए, ऐसी अगर कोई बात आप पेश करना चाह रहे हैं तो एक आध मिनट में उसको पेश कर दें, तो फिर हम नेक्स्ट स्पीकर की तरफ चलेंगे। जी। मेरे ख्याल से चूंकि जो जो हमारा शंका था खास तौर पे, हालांकि इस एनसीएफ की स्टडी में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मिसाल से हालांकि कुछ मेडाइवल हिस्ट्री को बहुत हद तक इसमें मार्जिनलाइज करने की कोशिश की गई। अलबत्ता एक दो जगह अकबर का जो जिक्र है वो ये किया गया है शायद बैलेंस करने के लिए। फिर जो यहाँ पे रिटन सोर्सेज की भी बात की गई है, खास तौर पे जो एंशियंट हिस्ट्री को बहुत ज्यादा प्रमोट करने की भी बात की गई है। और इसमें जो एक अहम जो चीज है जो ग्लोरियस पास्ट और कल्चरल डाइवर्सिटी की भी बात की गई है। तो इसमें जो है खास तौर पे आयुर्वेद, योगा, इन तमाम चीजों को ये किया गया है। हालांकि मेडाइवल जो हिस्ट्री में बहुत जो हद तक कह सकते हैं कि काम जो हुआ है उन तमाम चीजों को इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मार्जिनलाइज करने की कोशिश की गई। तो थोड़ा सा मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में हमें फोकस करने की जरूरत है। और एक लास्ट मशवरा थोड़ा सा ये दूंगा कि जहां तक कंटेंट मेकिंग की, चूंकि अब एनसीएफ के तर्ज पे ही बहुत जगह सिलेबस और टेक्स्ट बुक का निर्माण भी होना है। और एक अभी जो एक अहम मामला आया था वो ये है कि अगर चूंकि तालीम जो है एक कंकरेंट मामला है, तो रियासत केरला का एक अभी न्यूज आया था। उन्होंने ये किया था कि जैसे यूपी में और दूसरे जगह पे मेडाइवल हिस्ट्री को खत्म करने की या मुगल पीरियड को खत्म करने की बात चल रही है, तो अगर रियासत पे फोकस किया जाए जहां पे फेवरेबल गवर्नमेंट है, तो सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट जो है उसको अगर शामिल करके और मेडाइवल हिस्ट्री को खासकर मुगल पीरियड वगैरह को उसमें ढंग से शामिल किया जाए तो हमारी हिस्ट्री बाकी रहेगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे तीसरे साथी आईटा कर्नाटक से डॉक्टर मिस्टर यासीन साहब हैं। तो यासीन साहब से रिक्वेस्ट है कि वो अपने ऑब्जर्वेशंस को पेश करें। मिस्टर यासीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम यासीन साहब, प्लीज। मेरे लिए जो सब्जेक्ट दिया गया है, जो चैप्टर दिया गया है, मैं समझता हूँ मेरी आवाज पहुंच रही है। जी आ रही है यासीन साहब। चैप्टर नंबर 9 वोकेशनल एजुकेशन, पेशावराना तालीम है। इसमें काफी तफसील के साथ उसके मकासिद हैं, फिर किस तरह से वो तालीम दी जाए, नुक्ता नजर क्या होना चाहिए, किताबें किस तरह से होंगी, स्कूलों में क्या क्या सहूलियात फराहम किए जाएंगे, ये तमाम चीजें तफसील से दी गई हैं। मैं यासीन साहब आप म्यूट हो गए हैं। जी जी आ रही है आवाज, बोलिए। अच्छी बात। पेशावराना तालीम के मकासद को उन्होंने कुछ इस तरह से बयान किया है कि इसमें बच्चों को मुख्तलिफ काम करने के लिए तैयार किया जाएगा। फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज में मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए सलाहियतों को उभारा जाएगा। मिडिल स्टेज में काम करने के मौके फराहम किए जाएंगे और मालूमात दी जाएगी उस सिलसिले में। और सेकेंडरी स्टेज में बामानी पेशे से वाबस्ता किया जाएगा। मकासद को कुछ इस तरह से तफसील से बताया गया है कि मुख्तलिफ कामों की बुनियादी सलाहियतों को समझना और फरोग देना, मखसूस पेशे के लिए तैयार करना, मजदूरी और दीगर पेशों के वकार को बढ़ाना और काम के मिजाज और कदर को फरोग देना है। पेशावराना तालीम का नुक्ता नजर कुछ इस तरह से है कि पेशावराना तालीम से दस्ती सलाहियतों का फरोग होगा, तबई तौर पर काम करने की सलाहियत बच्चों में बढ़ेगी और हार्ट, हेड एंड हैंड
के लिए यकसा अहमियत होगी, मजदूरी की कद्र की जाएगी और मुस्तकबिल में बेहतरीन काम करने के मौके तलाश करने में तलबा को आसानी होगी। चंद तहफ़्फ़ुज़ात इस सिलसिले में ये हैं, काबिल गौर नुकात हैं कि उम्र की मुनासिबत से पेशा-वराना तालीम का निसाब तैयार किया जाना चाहिए। जैसे इब्तिदा में सिर्फ आम सलाहियतों का फ़रोग़ होगा और उम्र के साथ-साथ मख़सूस सलाहियतों के का फ़रोग़ भी किया जाएगा। हत्तल मक़दूर मक़ामी पेशे की तरफ तवज्जो दी जाएगी और बच्चों की ख़्वाहिशात का ख़ास ख़्याल किया जाएगा और अपने मक़ाम में जो पेशे मयस्सर हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए तालीम दी जाएगी ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। हर किस्म का काम करने की तरगीब दी जाएगी और ख़ास काम ख़ास तबके के लिए जो हिंदुस्तान में ख़ास करके मुख्तस हो गया है, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी कि तमाम तबक़ात के लोग तमाम काम कर सकते हैं, ये तरगीब बच्चों को दी जाएगी। फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज में इब्तिदाई पेशा-वराना सलाहियतों का फ़रोग़ दिया जाएगा और फाउंडेशनल स्टेज में काम की सलाहियत तलबा सीखेंगे और हदफ को मुकम्मल करेंगे, चीज़ों का इस्तेमाल और हिफ़ाज़त करना सीखेंगे। जिस्मानी तौर पर जो स्किल्स होते हैं, मोटर स्किल्स ख़ास करके उसका फ़रोग़ होगा और काम और ख़िदमत के सिलसिले में मुस्बत रवैया हासिल करेंगे। प्रिपरेटरी स्टेज में पेशों के सिलसिले में जामी मालूमात दी जाएगी और अपने अतराफ़ में जो लोग काम करते हैं, उनको साइंटिफ़िक तरीके से देखने का मिज़ाज पैदा किया जाएगा और प्री वोकेशनल स्किल्स से बच्चों की फ़रोग़ दी जाएगी। स्कूल की सतह के काम बच्चों से कराए जाएंगे, जैसे गार्डनिंग है और स्कूल में अगर दूसरे काम अगर मयस्सर हों तो तलबा से वैसे आसान काम कराए जाएंगे। एनसीएफ ने खास ये नोट किया है कि ओकेशंस और प्रोफेशंस में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। समाज में जो निचले दर्जे के कामों को या मेहनती कामों को ओकेशंस और तालीम याफ्ता लोगों के काम को प्रोफेशन से अलग किया गया है। एनसीएफ की नज़र में ये बेमानी चीज़ है, इनको एक ही दर्जे में रखना चाहिए। मिडल और सेकेंडरी सेक्शन में मुख्तलिफ किस्म के पेशों के काम तलबा से कराए जाएंगे। काम के अक़साम उन्होंने कुछ इस तरह से तक़सीम किए हैं, जैसे एंगेजिंग विथ लाइफ एंड नेचर और एंगेजिंग विथ मशीन्स एंड मटेरियल्स और एंगेजिंग विथ ह्यूमन बीइंग्स। स्कूल में गार्डनिंग करना, सब्जियों की काश्त और मुर्गियां पालन वगैरह जैसे चीजों को जिंदगी और फितरत के साथ मसरूफियत के ज़मरे में रखा गया है। मशीन और अशिया के साथ मसरूफियत के ज़मरे में मशीनें किस तरह से काम करती हैं और अशिया को किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि ये चीजें सीखी जाएंगी और इंसान की ज़रूरियात को समझना और तरसीली सलाहियत को फ़रोग़ देने को एंगेजिंग विथ ह्यूमन बीइंग के ज़मरे में रखा गया। मिडल स्टेज में मुमकिन हद तक मुख्तलिफ पेशों को प्रोजेक्ट के ज़रिए से तलबा को सिखाया जाएगा। हर किस्म के काम करने का एक प्रोजेक्ट होगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि एंगेजिंग विथ लाइफ एंड नेचर का एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, एंगेजिंग विथ मशीन एंड मटेरियल्स का एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा और एंगेजिंग विथ ह्यूमन बीइंग्स के सिलसिले में एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। यानी साल में 3 प्रोजेक्ट्स तलबा करेंगे। प्रोजेक्ट पेशों पर मुबनी होंगे। साइंस और सोशल साइंस के असातिज़ा भी प्रोजेक्ट को पेशों से मरबूत करके इस्तेमाल कर सकें। बुनियादी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए खास करके इस पर कोशिश की जाएगी। साल के आखिर में हर स्कूल सतह का और क्लस्टर सतह का और तालुका, जिला इस तरह का कौशल मेला मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें तलबा अपनी सीखी हुई सलाहियतों की नुमाइश करेंगे। सब्जेक्ट के सिलसिले में जो स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं, वो कुछ इस तरह से बयान किए गए हैं। पेशा-वराना तालीम को आखिरी हरबा ख़याल किया जाता है। आमतौर पे समाज में ये समझा जाता है कि जो तलबा आला तालीम हासिल नहीं करते, उन्हें पेशा-वराना तालीम दी जानी चाहिए। इस समाजी रवैये को ख़त्म करने के सिलसिले में काम करना है। दूसरा जो मसला यहाँ पर है कि स्कूलों में वसाइल का फुक़दान है और फुक़दान इस हद तक है कि कोई चीज़ अगर कंप्यूटर्स वगैरह ख़राब हो गए तो उनकी मरम्मत के लिए स्कूलों को फंड की फराहमी नहीं है और कर्नाटक की हालत तो ये है कि इस बार स्कूलों को मेंटेनेंस के लिए 1225 रुपए जमा हुए। कद्र पैमाई के तरीकों के बारे में असातिज़ा लाइल्म है। हालांकि सीसी का तरीका यहाँ पर चल रहा है और सीसी को एनसीएफ 2023 में भी बयान किया गया है, लेकिन असातिज़ा इस तरीक़ेकार से अब तक भी लाइल्म है। दुनियाए काम और तालीम की बेरब्तगी एक खास इश्यू है, क्योंकि
एनईपी 2020 के सिलसिले में जो रिपोर्ट्स बनाई गई, तो उनका मानना है कि ग्रेड 11-12 तक के बच्चों को मार्केट के काम में क्या-क्या मौके हैं, इस सिलसिले में मालूमात नहीं है। पेशेवराना तालीम के लिए दरकार असातिज़ा के लिए एजुकेशन का कोई प्रोग्राम भी नहीं है। डीएड और बीएड के जो कोर्सेज किए जाते हैं, उसमें फॉर्मल एजुकेशन किस तरह से दी जाए, ये तो है। पीई के लिए भी डीएड और सीपीएड और बीपीएड के कोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन पेशेवराना तालीम के लिए कोई मखसूस कॉलेजेस मौजूद नहीं है। और अगर अभी से इसको स्कूलों में जारी किया जाता है, तो उसके लिए असातिज़ा का मैसर होना बहुत मुश्किल है। इसका नेचर ऑफ नॉलेज किस तरह से है, देखिए, पेशेवराना मालूमात मखसूस हदफ पर मुबनी होगी, जो मुस्तकबिल में काम और रोजमर्रा जिंदगी में भी कारआमद होगी। दूसरे मजामीन जैसे साइंस है, इल्म रियाजी है, समाजियात वगैरह के मजामीन में भी इस पेशेवराना तालीम के चंद हिस्सों को जम कर दिया जाएगा। साबिका मालूमात से मरबूत करके ये तालीम दी जाएगी। बाहमी मफाहिमत के सिलसिले में हसास किया जाएगा और सालिमियत, वेस्ट मैनेजमेंट जैसी चीजों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। निसाफ, अहदाफ और सलाहियतें कुछ इस तरह से बयान की गई हैं। मिडिल स्टेज में काम की मालूमात और महारत हासिल करना, मुंतखब करदा काम की दुनिया में इंतबाक करना और काम के दरमियान अखलाक से पेश आना वगैरह चीजों को शामिल किया गया है। सेकेंडरी स्टेज में मालूमात और महारत को काम में इस्तेमाल करना और रियल लाइफ में काम करने के दौरान अखलाक का मुजाहिरा करना इसमें शामिल किया गया है। और तमाम किस्म के तलबा की शमूलियत को खास करके तवज्जो दी गई है। इक्तिसाबी महासिल और सलाहियतों को तफसील के साथ इस तरह से बयान किया गया है, जैसे मिसालों के जरिए से इन तमाम चीजों को तफसील के साथ बयान किया गया है। पेशेवराना तालीम का कंटेंट कुछ इस तरह से होगा। पेशेवराना तालीम के लिए मवाद का इंतखाब 2 सतहों पर किया गया है। पहली सतह पर काम की शक्लों के अंदर पेशा का इंतखाब और दूसरी सतह में मखसूस काम से मुताल्लुक पेशे का इंतखाब। काम के मौके तलाश करने के सिलसिले में मवाद को किस तरह से मुंतखब करना चाहिए, इसके उसूल कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, हत्तल मकदूर मकामी पेशों से मुताल्लुक मवाद जब शामिल किया जाएगा। मवाद तलबा की ख्वाहिशात को पूरा करने वाला होगा और मवाद NSQF के तवक्कुआत के मुंसलिक होगा, यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से इजाजत के बाद ही उस निसाब को शामिल किया जाएगा। पेशे के सिलसिले में मवाद के इंतखाब के उसूल किस तरह से होंगे? मवाद उम्र की मुनासिबत से हो, मवाद दिलचस्प और बामानी हो, मवाद मजदूरी के वकार को बढ़ाने वाला हो, मवाद पेशे के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने वाला हो, मवाद इस माहौलियाती निज़ाम को बयान करने वाला हो जहां मज़कूरा पेशा इख्तियार किया जाता है, मवाद तलबा की खुसूसी दिलचस्पी को बढ़ावा देने वाला हो और मवाद में हैंड ऑन एक्सपोजर फराहम करने वाला हो। पेडागोजी के सिलसिले में ये बात बताई गई है कि तदरीस तजुर्बाती होगी, तलबा खुद तजुर्बात करके सीखेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, असातिज़ा हिदायत देंगे और साथ में मुजाहिरा करके भी दिखाएंगे। थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में तलबा को मसरूफ रखा जाएगा। हकीकी जिंदगी के तनाजुर में तदरीस होगी और तदरीस में तमाम तलबा को शामिल किया जाएगा। तदरीसी नुक्ते नजर मुशाहिदा, शमूलियत, तजुर्बात पर मुबनी होगा। अमली और नजरियाती मिलाप होगा, मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड थियरी को खुसूसी यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। हत्तल मकदूर हकीकी जिंदगी से मरबूत तदरीस होगी, मुस्तनिद इक्तिसाबी तजुर्बात को बयान किया जाएगा, तरबियती मकामात का मुशाहिदा और फॉलो अप को खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। स्कूलों में वर्कशॉप के लिए सहूलियात फराहम किए जाएंगे। मिडिल स्टेज में चंद हकीकी काम करने के मौके भी दिए जाएंगे। असेसमेंट के सिलसिले में बात बताई गई है कि तशकीली कदर पैमाई की जाएगी, यानी हर यूनिट के इख्तिताम के बाद कदर पैमाई होगी और उनको ग्रेडिंग की जाएगी। ग्रेडिंग को बहुत अच्छी तरह से तफसील के साथ उन्होंने दिया गया है कि ऊपर जो हमने 3 एरियाज पढ़े, एंगेजिंग विद
लाइफ एंड नेचर और एंगेजिंग विथ मशीन्स और एंगेजिंग विथ ह्यूमन बीइंग्स, उस सिलसिले में ग्रेडिंग की जाएगी। और जिस एरिया में तलबा कमजोर हैं, अगले यूनिट में उन पर बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। और दूसरा समेटिव असेसमेंट होगा, जिसमें तलखीसी कदर पैमाई की जाएगी, बच्चों का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। परफॉर्मेंस के लिए 75% अहमियत और थियरी के लिए 25% अहमियत दी जाएगी। यानी नंबरात जब हम ग्रेडिंग जब हम करेंगे तो 75% परफॉर्मेंस के लिए और 25% थियरी के लिए होंगे। स्कूलों में पेशावराना तालीम को शुरू करने से पहले असातिज़ा और असाब वसाइल का इंतजाम किया जाएगा। इसके साथ ही साजगार जगह और माहौल फराहम किया जाएगा। तलबा की हिफाजत पर गौर किया जाएगा। माजूर तलबा के लिए मखसूस साजगार जगह का इंतजाम किया जाएगा और दरसी किताबें और दस्तूर अमल दिया जाएगा और उसके लिए मखसूस वक्त भी मुकम्मल किया जाएगा। इसमें काबिल गौर बात एक ये भी है कि तमाम चीजें इसमें ये बताई गई हैं कि हर चीज की जाएगी। अगर बजट में रखे गए 6% को 6% को अगर इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम चीजें फराहम की जा सकती हैं। अगर न किया जाए तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर इसको निसाब में शामिल कर देने से कोई बात ना होगी। और सरकारी स्कूलों के लिए वैसे भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा कि अब तक जितने भी नई चीजें सरकारी स्कूलों में शामिल की गई हैं, बिलखुसूस कर्नाटक की बात करेंगे तो वो चीज सिर्फ फॉर्मेलिटीज के तौर पर शामिल हो जाती है और उसके लिए असातिज़ा अभी फराहम नहीं होते। मिसाल के तौर पर 400 उर्दू स्कूलों में इंग्लिश मीडियम यहाँ शुरू किया गया, लेकिन उसके लिए इंग्लिश मीडियम के कोई असातिज़ा फराहम नहीं किए गए। तो ये मेरी मुतालिए का खुलासा था। मैं मरकजी तालीमी बोर्ड का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि मुझे इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका दिया गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया यासीन साहब। मैं हमारे जो नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं मिस्टर डॉक्टर सलाउद्दीन, आइटा तमिलनाडु। सलाउद्दीन साहब इज देयर? Assalamu alaikum. Yes, Salahuddin sir, please present your observations. Let me share my screen. Yeah. I will make you co-host. You can. Yeah, please. I had made you co-host. Now we could share the screen. I hope the screen is visible to everyone now. Yeah, it is visible. You may start. Assalamu alaikum. So here myself, Dr. Salahuddin from IIT Tamil Nadu, presenting the secondary stage grades 11 and 12 in the National Curriculum Framework. So we know well the National Curriculum Framework, which is designed to implement the national education policy of Government of India. So here in 11th and 12th grade, they are giving 8 choice-based curricular courses will be shown and based on their own disciplines. So this is the major change they are promoting. Actually, in previously, there are only physical sciences or mathematics and vocational courses and business mathematics. Now they are giving 8 choice-based curricular courses. And among these, there are 16 choice-based courses they are giving. And the exam pattern is also semester-based, and the students must complete 16 choice-based courses to complete their grade 12. So what are those 8 curricular areas? Is humanities, social science, mathematical and computing, arts, vocational education, sports, and then interdisciplinary. So these are all the 8 curricular areas they are providing. So in this yes, please, Salahuddin sir, continue. In this, the students have a choices to choose many courses. So this is a very importantly we should note, because previously students have very minimum of choices to complete their +2 degree. But now humanities, in each curricular areas also, they are giving different courses. Basically in philosophy,
there are some illustrative courses also they give, and the course design also they have designed it very well. The importance of the course they clearly mentioned, and the pedagogy of each of these courses also they have mentioned. And for example, in the philosophy, yeah, they are mentioning course one reasoning, and knowledge and skepticism, and ethics, and there are some elective courses also they give. So we know well that in college level education only we have the elective courses in their own disciplines. So students have some choices to choose their elective courses. But here they are giving ethics and reasoning, knowledge and skepticism courses. Along with this, they are giving philosophy of mind as in one of the elective course, and environmental philosophy as one of the elective course. So these two elective courses also they can choose for their career. So these courses are quite interesting when the students are really interested in humanities. And when we discuss about the English literature, the English literature discipline hopes to foster in students both critical and creative skills, because always the language courses have their own importance in making the students morally sound. So in this English literature courses also they give reading literature and short story and the novel, and also introduction to poetry and drama, and reading and writing, poetry, essay, short story, and drama. So these are the 4 different courses they are providing in this linguistics. And coming to social sciences, so that is the very, this have to be discussed, because in that only the history and geography, political science, psychology, economics and sociology, everything comes. So in this, if you have the syllabus of the particular course, we can discuss more, I think so, because in history, they are giving course name called Ancient World, States and Empires in India towards Modernity, Birth of a Nation. So in this birth of a nation or states and empires in India, in what way the rulers of ancient India, and how the in 1947 the birth of a nation comes, all these need to be discussed. The constitution by our republic in 1950, and the course will familiarize students with the struggle between European colonial powers for control over various parts of India and various forms of Indian resistance. So that to be need to be studied very carefully when the syllabus of this national curriculum framework come. And in sociology also, introduction to sociology, social structure, identity and self in India, politics, state and development in India, and the sociology of culture, mass media, education and religion. So here also religion and also the mass media and education. So these are all the things are very clearly framed in the curriculum, national curriculum. So that should be appreciated. But the syllabus that should need to be studied very carefully. And in the case of biology also, previously they have very what to say, the present volume, first presentation of this integrated biology they are implementing. So previously, what is the structure of an animal or plant, that only the students will study. But here some biodiversity and the biogeography of India. So these like biologically how the biodiversity of India is important, forestry. So those like courses also introduced in the illustrative courses. And unity of life, which highlight the common structure and process of underpin of all biology. The unity of life will begin from discussion from the cell theory to current understanding. So the college level they are bringing into this curriculum. So that should be the genetic level and microbial resistance, microbial level, all these molecular level they are discussing in this unity of life. So in that way, students will easily understand, and their scientific knowledge, their scientific temperament will be improved. And organismal biology and agricultural and animal husbandry. So agriculture is a basic a part of our India. So in that also, as a course they are introducing organismal biology and also agriculture and animal husbandry. And then 4th course only they are introducing human biology. But previously in higher education, the school education, they are studying only the human biology, diseases,
and how to maintain the good health. That only they have studied. But here they are introducing many interdisciplinary like courses in biology also, and in chemistry. And also in chemistry also, structure, bonding properties in chemistry, and principles and reactivity, modern applications of chemistry. So apart from knowing the basic principles of chemistry, the applications of this chemistry in modern world, that should need to be studied. So maybe in one lesson the students will be studying previously. Now they are introducing this as one of the course with the students can choose. And in physics also, same like mechanics and electricity and magnetism and waves and optics, thermodynamics and properties of water. So these are all the 4 courses. And very importantly, the mathematics course along with the computer science. So mathematics, computer science, and also business related courses they are introducing here. Mathematical foundation, algebra and geometry, calculus, and probability and statistics, because mathematics is queen of science, we know. So in that also students have varieties of choices to select their particular courses. So these mathematical and computer courses also need to be appreciated. And in arts field, they have different disciplines like visual arts, theatrical arts, and musical, dance and movements and everything. So in all these, Indian classical dance, folk dance, yoga, and Indian martial arts also they are promoting, and costume and stage design for dance and movement and choreography, recording, or Indian classical theaters, photography. So all these arts like courses are they are giving us different courses. And also courses in arts appreciation and management. So when a performing arts are performed, so what way the stage will be designed, all these also as in subdivisions they are introducing in this particular course. And arts practices in visual arts, for example, courses like drawing, sculpture, visual arts in India, past to contemporary, and textile arts and design. So these are all some courses we have seen only in college level, the textile and fashion designing and that. But they are introducing in this higher education. And arts appreciations in music and museums and archives, Indian classical music theory and Indian folk music. So these are all the important arts like interest the national curriculum framework is now designed. And regarding the vocational education, that is not very clearly mentioned here. So in vocational education, they are again bringing to the India to the old ancient way of work styles of their parents and all. They are designing or not. We need to carefully watch when the syllabus of these particular courses come. And into the national qualifications framework, because national qualification framework only they are aligning these vocational courses. So what kind of jobs or what kind of vocationals they are going to promote in this particular curriculum, we need to watch very carefully. That is not very clearly mentioned here. Maybe the parental jobs, or maybe the students have the choices of choosing their own degrees or their own jobs they are mentioning, or the students will be compelled to do some vocational education, I think so. And regarding the sports and physical education, there are also community wellness and sports and fitness they are mentioning as a separate course, and sports and fitness advanced basics, community coaching for a sports person, and also sports management. So physiotherapy like exercises and vocational things they are mentioning here, that should be appreciated as a physical education for a professional sportsman. So that also they are illustrating here under different sports and physical practices. Many of the students will already be undergone coaching in their respective choice of sport, and these courses will aid their development. So how the sports are giving some aid or environment for the student development they are mentioning. So that should be appreciated really. And there are many courses like interdisciplinary courses. So that is a very important one, and that is a very new one also. Objectives of this course, interdisciplinary courses, and enable students to engage with complex environment problems without being overwhelmed by it, and describe and summarize environmental challenges linking society and environment, understand trade offers
and ethical dimensions of sustainability and climate change challenges. So these ethical dimensions mentioned in the philosophy, the course content one also. The humanities and social science also, they are mentioning in the curriculum, they are teaching the ethics. So what kind of ethics this national curriculum is framing, so that need to be watched when the syllabus comes. And to contribute to the environmental literacy, enabling students to engage in environmental action. So that also a very interesting one, because in this they are mentioning 4 different kinds of courses, like environmental science from a social environmental systems perspective, and environmental pollution like air pollution and biodiversity again, and climate change. So these are all the basic and also very important issues we are facing in India, climate change and biodiversity issues in southern parts and also in northern parts of India. So these changes, how the students are reacting, and the students of this higher education are going to give some solutions to this. So that is as an interdisciplinary course. Many students of socially relevant students, they should opt for this particular course and they should study. And in this totally in +1 and +2 and higher education, they are giving some flexibility and no hard separations, and multidisciplinary and holistic approach they are promoting, and conceptual understanding they are emphasizing. So, but when all this comes, the national education policy, they are having the national testing agency, they are mentioning. So in national testing agency, they having the aptitude test, high quality common aptitude test twice in a year to motivate the students so that they are get ready for the higher educations. So when they're having many choices of 16 different courses they can opt. So how far they are improved their own level in the physiological level or biological level or interdisciplinary or sports or something, how far they are getting promoted for the higher education. The National Testing Agency is conducting the education. So main problem here I want to mention is, though many things they are decided in the national curriculum framework, but everything will be possible and that reaches the students only based on the teacher, only based on the performance of the particular teacher. So how qualified the teachers are performing, and ethics they are teaching, and history they are teaching, in what modulations they are teaching, that only have a very good impact on the students community. And in that way only they can be eligible to clear the common entrance test, which the National Testing Agency is mentioning, so that the students will go for a higher education. If the teacher is not so good in teaching in the relevant to the subject related to the examination, surely the students, one way the students will go for coaching centers. So the privatization comes. So private, they promote many coaching centers, the students will go for coaching centers. One thing. Other thing, the students may not go for higher education. They go for some vocational courses and they go for their own jobs. They won't go for the higher education. So these are the 2 major aspects in this national curriculum framework that we need to understand, and we need to study when the syllabus comes, how far these syllabus are offering, or see these syllabus promoting the ethics and values and the morals to the student community. Thank you. Shukran, Dr. Salahuddin Saab. Now our next presenter will Dr. M.A. Basir from Maharashtra. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ये मुझे असाइन किया गया है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के आज तीसरे दिन में हम मुख्तलिफ स्कूल सब्जेक्ट्स पर माहिरीन के जो कमेंट्स है वो उस पर अपनी स्टडी रिपोर्ट को समझ रहे हैं। तो जहाँ तक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया जो पार्ट बी चैप्टर 7 को बिलोंग करता है, इस पे तकरीबन 50 पेज से ज़्यादा
इस करिकुलम फ्रेमवर्क में इससे मुतालिक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मुझसे कबल हमारे जो एक्सपर्ट गेस्ट स्पीकर रहे हैं उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को एक्सप्लेन किया है, तो मैं बताता चलूं कि इंटरडिसिप्लिनरी एरिया और वोकेशनल एजुकेशन ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इस स्कूल एजुकेशन के करिकुलम में इस पॉलिसी ने शामिल किए हैं। इससे कबल इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी या एरिया ऑफ स्टडी इस तरह से नहीं थे इंडिपेंडेंटली। जाहिर है आज हम नॉलेज एक्सप्लोजन के दौर में हैं, जहां हर 2 से 3 साल में नॉलेज जो है दुगना से ज्यादा हो रहा है, जिसे इल्म के धमाके का दौर कहते हैं हम। अभी तक तरीक़ेकार ये था कि स्कूल के मज़ामिन जहाँ बेसिक एजुकेशन जो हमारे पास 10 साल का यानी 10th तक का जो एजुकेशन है, उसके बाद +2 लेवल में इलेक्टिव्स हैं, चॉइस बेस्ड हैं। तो इसमें इस सिस्टम में जहाँ प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज को डिफाइन किया गया है, तो इसमें जो भी सब्जेक्ट स्कूल के सब्जेक्ट्स यहाँ करिकुलम में शामिल किए जाते हैं, तो उसमें ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया अगरचे के गुज़िश्ता तकरीबन 20-25 साल में ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ स्टडी जो है वो सिर्फ रिसर्च बेस्ड या ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेज पर हम देखते हैं कि ये स्टडी का एरिया रहा करता है, जहाँ कोलैबोरेटिव रिसर्च की बात होती है, जहाँ एडवांसेस जो ह्यूमैनिटीज़ और साइंसेस, अप्लाइड साइंसेस में जो चैलेंजेस हैं उसमें रिसर्च को एक्सप्लोर किया जाता है, उसको प्रमोट किया गया है। जैसे अगर हम कहेंगे कि अगर कोई वैक्सीन की डिस्कवरी हो, तो उसमें जहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट है या वायरोलॉजिस्ट हैं, तो उनके साथ केमिस्ट, साथ ही साथ बायोकेमिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट, अलग अलग मुख्तलिफ एरियाज़ के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है उस डेवलपमेंट और डिस्कवरी के प्रोसेस में। उसी तरह से जहाँ हम ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं, तो ज्योग्राफी का अप्लाइड ब्रांच जो है वो अर्थ साइंसेस हैं, फिर जियो फिजिक्स है या एस्ट्रोफिजिक्स है, ये उसके एडवांस्ड एरियाज़ हैं। जहाँ हम ड्रग डिस्कवरी में केमिकल इन्फॉर्मेटिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स समझते हैं, तो वहाँ बायोटेक्नोलॉजी का भी अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो मैं समझता हूँ कि इंटरडिसिप्लिनरी एरिया को फ़रोग देने के लिए स्कूल की सतह पर ही शायद इसकी ज़रूरत महसूस की गई हो कि टीचिंग के लिए एक इंडिपेंडेंट उसको आइडेंटिटी हो, उसको उसका मुकाम मिले, उसको उसका इम्पोर्टेंस मिले। तो जब मुझे ये सब्जेक्ट यानी एरिया असाइन किया गया, तो मैंने कुछ समझने की कोशिश की कि ये ड्राफ्ट जो करिकुलम के डिज़ाइनिंग में एक यानी मखसूस तरीके का जो यानी इसका फ्रेमवर्क देता है, तो जब मैंने ये समझने की कोशिश की, तो फाउंडेशनल स्टेज में जाहिर है कि सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते हैं प्री प्राइमरी और प्राइमरी की फर्स्ट और सेकंड लेवल पर, तो चूंकि वो इंटरडिसिप्लिनरी एरिया को वहाँ इंडिपेंडेंटली डिफाइन नहीं किया गया और उसको एक्सप्रेस नहीं किया गया, चूंकि इस स्टेज में बच्चों को जो है सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते हैं वो उमूमी तौर पर वो फाउंडेशनल स्टेज के होते हैं। लेकिन प्रिपरेटरी स्टेज जो स्टैंडर्ड 3rd से 5th को बिलोंग करता है, वहाँ करिकुलर गोल्स में जहाँ 5 करिकुलर एरियाज यानी सब्जेक्ट जैसे लैंग्वेज है, मदर टंग है, रीजनल लैंग्वेज है, साथ में मैथ्स और आर्ट्स का एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन, तो वहाँ पर यानी प्रिपरेटरी स्टेज में वर्ल्ड अराउंड अस इसके तहत इसको शामिल किया गया है। लेकिन हम करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को अगर देखते हैं, तो वहाँ पर भी इन्वायरमेंटल स्टडीज ये शामिल रहा है। लेकिन मोस्ट अनफॉर्चुनेटली
इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ाने के लिए जो असातिज़ा हुआ करते थे और करते हैं, वो या तो साइंस के सब्जेक्ट्स के बिलोंग करते हैं या फिर सोशल स्टडीज वाले असातिज़ा होते हैं। यानी उनकी वो महारत नहीं होती कि वो सब्जेक्ट्स को कोरिलेट करें, वो सब्जेक्ट्स को उसके साथ उसके हक उसके मतलब उसको जस्टिस दे पाएँ। फिर से यहाँ पर भी जब प्रिपरेटरी स्टेज की और उसके आगे भी, यानी मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज पर भी इस सब्जेक्ट को पढ़ाने की बात की गई है, उसके एक्सप्लेन किए गए हैं तरीक़ेकार कि वो दूसरे स्कूल सब्जेक्ट्स के साथ-साथ उसका कंटेंट क्या हो, उसकी पेडागॉजी क्या हो, उसका असेसमेंट के तरीक़ेकार क्या हो, ये तो डिफाइन किए गए हैं। लेकिन मोस्ट अनफॉर्चुनेटली इसको जो डिफाइन किया गया कि इंटरडिसिप्लिनरी, तो कहीं पर भी ये मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स को आपस में कैसे कोरिलेट करने जा रहे हैं, जैसे इंटीग्रेटिंग मैथमेटिक्स विद सोशल स्टडीज या साइंस विद सोशल स्टडीज। इसको वाज़े तौर पर अगर देखेंगे और डीप में समझेंगे तो कुछ मतलब बात खुलकर समझ में नहीं आ रही है कि ये अलग-अलग डिसिप्लिन्स को ये कैसे अलाइन कर रहे हैं, या इसके प्रैक्टिकल लाइफ में या सोशल चैलेंजेस को उसको उसके सॉल्यूशंस के तौर पर, यानी तलबा में उनकी तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को उनको डेवलप करने, या जैसे स्टेम का अप्रोच जो अडॉप्ट किया गया है, उसमें ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच किस हद तक उसको उनके नॉलेज को मतलब परवान चढ़ाएगा, ये खुलकर एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है। वो जो तरीक़ेकार एनवायरमेंटल स्टडीज़ का था, उसी लाइन पर, उसी खतूत पर महसूस होता है कि कंटेंट को बतदरीज डेवलप करने की कोशिश की गई है। जैसे अगर हम देखते हैं कि सेकेंडरी स्टेज में यानी 9th और 10th पर इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, ये दर्जा नहुम में, और दर्जा दहुम में एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके तहत इसका कंटेंट क्या हो, इसके पढ़ाने के तरीक़ेकार क्या हो, मेथोडोलॉजीज क्या हो, इसको तो बहुत मतलब डिटेल में और उसके करिकुलर गोल्स को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। सराउंडिंग्स, नेचुरल सराउंडिंग्स और सोशल एनवायरनमेंट के साथ-साथ तलबा में उनकी अंडरस्टैंडिंग किन खतूत पर डेवलप हो, डिफरेंट सिचुएशंस को फेस करने, उनकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में और इंटरपर्सनल स्किल्स के डेवलपमेंट में क्या खतूतकार हों, इसको तो एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन जहाँ मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स की बात है, जैसे तलबा अगर साइंस का नॉलेज सीखते हैं या मैथमेटिकल साइंसेस सीखते हैं, तो उसको वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में और इंटरडिसिप्लिन के अप्रोच में उनके लिए कॉमन प्रोजेक्ट्स क्या हों, उनके लिए लर्निंग थ्रू डूइंग या एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से, और प्रेजेंट यानी हम अगर कहेंगे कि जो जैसे अभी बायोडायवर्सिटी की बात कही गई है, जैसे क्लाइमेट चेंज की बात है, या सोशल मतलब एनवायरमेंटल इम्बैलेंस की बात है, तो इस तरीके पर इसमें जो गाइडलाइंस हैं कंटेंट को लेकर या उसके इलस्ट्रेशंस को लेकर, तो कुछ हद तक तो वाज़े करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें फोकस जो एरियाज हैं, जैसे इससे पहले भी मतलब अलग-अलग लेवल पर हम देखते हैं, खास करके स्कूल लेवल पर और +2 लेवल पर, आज भी प्रोजेक्ट्स हैं, आज भी इंटरनल जो असेसमेंट है, उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट सिस्टम है। आज भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंटरनेट से बच्चे कॉपी करते हैं और वो कंप्लीट करके मतलब सबमिट करते हैं। तो यहाँ ये पूरे ड्राफ्ट में कहीं पर भी ये वाज़ेह नहीं है कि इसके लिए टीचर्स का जो कंटेंट है,
यानी टीचर्स के नॉलेज को किस तरह से डेवलप किया जाएगा, उसमें किन एरियाज में उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। आज अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बावजूद भी अगरचे के स्कूल लेवल पर, +2 लेवल पर और इवन डिग्री लेवल पर भी इन्वायरमेंटल स्टडीज तो पढ़ाया जाता है, लेकिन वो इन्वायरमेंटल साइंसेस या जो उसकी काबिलियत रखते हैं वो असातिज़ा के जरिए से नहीं, बल्कि साइंस और सोशल साइंसेस के असातिज़ा ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ मैथ्स विथ आर्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ मैथ्स विथ स्पोर्ट्स, फिर लर्निंग मैथ्स विथ फन, फिर साइंस अगर सीखते हैं तो वो सोशल साइंसेस के जरिए से कैसे उसको मतलब बच्चों को साइंस के एस्पेक्ट्स और कंसेप्ट्स को समझाया जाए। इस तरह के मुख्तलिफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की सोशल साइंसेस को साइंस के जरिए से समझने, साइंस के उसूल के जरिए से समझने की बात तो की गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम तब देखते हैं कि इवन सोशल साइंसेस भी हमारे यहाँ जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट की हैसियत से हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं। तो अब ये असातिज़ा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि इन सब्जेक्ट्स को कैसे कोलैबोरेट करें, उसको वो कैसे डिलीवर करें, जिससे कि वो तलबा को उनके अंदर जो एक्सपेक्टेड यानी जो गोल्स हैं, जो आउटकम्स हैं, तो उसको उसके हुसूल की वो किस तरह से कोशिश कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ, +2 लेवल पर जहाँ ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जो इलेक्टिव्स की हैसियत रखते हैं उसको काफी हद तक डिफाइन किया गया है, जैसे सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज, पब्लिक एंड कम्युनिटी हेल्थ, लीगल स्टडीज, फैमिली एंड कम्युनिटी। लेकिन ये इलेक्टिव्स हैं, ये तलबा अगर चॉइस करते हैं तो ये सब्जेक्ट्स वो पढ़ेंगे। अब यहाँ बात ये आती है कि जहाँ ये मुख्तलिफ सतहों पर इन्वायरमेंटल स्टडीज को या हम वर्ल्ड अराउंड अस इस तरह के सब्जेक्ट को प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी, यानी जैसे अभी आज इस नए अप्रोच में हम इसको प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। तो जब हम ये पढ़ाएंगे तो लेकिन एग्जिस्टिंग जो वर्कलोड है उसमें जहाँ पूरे साल में इसके लिए इंडिपेंडेंट 143 आवर्स पर एनम ये डिफाइन किए गए हैं, तो इस पर गौर करने से समझ में आता है कि मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जितने साल में 143 घंटे दिए गए हैं, तो तकरीबन सेम आवर्स, क्लॉक आवर्स जो है वो इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं, ये सब्जेक्ट और वोकेशनल एजुकेशन ये सब्जेक्ट के लिए। ये खुशाइन बात है, लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए जैसे असातिज़ा, काबिल असातिज़ा और उस सब्जेक्ट में माहिर असातिज़ा दस्तयाब होते हैं, यहाँ इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जो अवेलेबल असातिज़ा हैं, स्टाफ है, वो आया साइंस का, उनको ट्रेनिंग के ज़रिए से इस सब्जेक्ट के लिए उनकी खिदमत हासिल करने की बात कही गई है, और जहाँ साइंस के असातिज़ा की ना होने की सूरत में सोशल साइंसेस के असातिज़ा से खिदमत हासिल करने की बात कही गई है। तो जहाँ वेटेज की बात है इस सब्जेक्ट को, अगर इक्वल मैथ्स के जैसे सब्जेक्ट की जैसे अगर इसका हक अदा करना है, तो ज़रूरत इस बात की है कि इस सब्जेक्ट के लिए भी काबिल असातिज़ा, ट्रेंड असातिज़ा को अपॉइंट किया जाए। दूसरी बात ये समझ में आती है कि जो प्रिपरेटरी स्टेज है या सेकेंडरी स्टेज है, यहाँ इस करिकुलम फ्रेमवर्क में ताज्जुब की बात है कि स्कूल के टाइम जो है 7, सवा 7 घंटे, 8.5 घंटे तक का टाइम इसमें बताया जा रहा है। तो आया ये मुमकिन है? आज हजारों की तादाद में या लाखों की तादाद में स्कूल्स ऐसे हैं जो 2 शिफ्ट में चलते हैं, सुबह और दोपहर, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट। वहाँ मैक्सिमम 5.5 घंटे से ज्यादा स्कूल वर्किंग आवर्स पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये करिकुलम फ्रेमवर्क ऐसे सब्जेक्ट्स, एडिशनल सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हुए 7 घंटे और 8 घंटे की स्कूलिंग को एक्सप्लेन करता है।
साथ ही साथ जैसे कल पीपल टीचर रेशो की बात आई है, ये करिकुलम फ्रेमवर्क जहाँ 625 सफात पर मुश्तमिल है, टीचर पीपल रेशो के लिए एक पेज वो एक्सप्लेन करता है। और अनफॉर्चुनेटली जहां राइट टू एजुकेशन एक्ट इस मुल्क में मौजूद है, कानून की हैसियत रखता है, जिसमें पीपल टीचर रेशो डिफाइन किया गया है, वर्किंग डेज वर्किंग आवर्स डिफाइन किए गए हैं, लेकिन ये करिकुलम फ्रेमवर्क उस पीपल टीचर रेशो एक्टिविटीज तो काफी इंट्रोड्यूस की गई हैं, ग्रुप एक्टिविटीज है, असाइनमेंट्स हैं, आपके प्रोजेक्ट वर्क है, लेकिन उस पीपल टीचर रेशो को ऑफिशियली वो डिफाइन नहीं करता है, और ना ही वो राइट टू एजुकेशन एक्ट का कहीं रेफरेंस देता है। तो बात इससे समझ में आती है कि इंटरडिसिप्लिनरी ये एरिया जैसे नाम दिया गया है, लेकिन उसको जस्टिस नहीं दिया गया। जो नॉलेज के और स्टडी के एरियाज हैं, डिसिप्लिन्स हैं, जहां बच्चे साइंस पढ़ते हैं, समाजी उलूम पढ़ते हैं, लेकिन उसको उनकी अंडरस्टैंडिंग को, उनके नॉलेज को डेवलप करने के लिहाज से जिस अंदाज में लेवल वाइज उसको यानी टीचिंग आवर्स में डिफाइन करते हैं, लेकिन उसको खुलकर यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज के अलावा जो एरियाज ऑफ स्टडीज हैं उसको, उसके एप्लीकेशंस को और उसके आगे उसके रिसर्च में उसके यूज को आला तालीम के लिए उसको कोरिलेट करते हुए कम से कम हायर मतलब लेवल में यानी सेकंड स्टेज में 9th और 10th में जिस तरह से जो कंटेंट जो एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए था, वो मैं समझता हूं कि यहाँ पर उस लेवल तक के उसको वहां पर शामिल नहीं किया गया है। वसीर साहब, तो मैं समझता वी हूँ हैव लास्ट 3 कि मिनट्स। जी जी, मैं समझता हूँ कि इंटरडिसिप्लिनरी एरिया और वोकेशनल एजुकेशन अगरचे के इंट्रोड्यूस तो किया गया है, लेकिन इसमें काफी स्कोप है, और खास करके सेकेंडरी स्टेज की लेवल और हायर सेकेंडरी स्टेज की लेवल पर इसके कंटेंट में यानी और जो चीजें शामिल की जानी चाहिए, उसके लिए एक्सपर्ट्स के ग्रुप्स को असाइनमेंट देकर मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें हमने मतलब यानी पॉलिसी मेकर्स को इनपुट्स की हैसियत से देने जरूरी है। इन्वायरमेंटल स्टडीज को इंटरडिसिप्लिनरी एरिया डिफाइन करना, ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ मिसगाइड या मिसलीडिंग मैं महसूस करता हूँ। ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे कुछ अपने एहसासात शेयर करने का मौका दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर बशीर साहब। अब हमारा जी। आज का लास्ट प्रेजेंटेशन जो है वो ब्रदर सादत का रहेगा। ब्रदर सादत हुसैन मरकजी तालीमी बोर्ड में या होलिस्टिक एजुकेशन बोर्ड जो है उसमें एक रिसर्च असिस्टेंट है, JNU से PhD कर रहे हैं। मैं ब्रदर सादत से गुजारिश करूंगा कि वो अपने प्रेजेंटेशन को पेश करें। सादत जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डायरेक्टर साहब मरकज़ी तालीमी बोर्ड, मोहतरम सलीमुल्लाह खान साहब और दीगर प्रेजेंटर्स और रफ़क़ा, आपके सामने मैं एक प्रेजेंटेशन अभी शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे जी NCF के क्रॉस कटिंग थीम्स के अंदर चैप्टर 2 इंक्लूजन पे मुझे बात करना है। टोटली 6 चैप्टर हैं पार्ट सी में क्रॉस कटिंग थीम से, वैल्यूज, इंक्लूजन, ICT, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एनवायरनमेंट, रूटेडनेस इंडिया। तो हमारे सामने वैल्यूज़ का चैप्टर कल प्रोफेसर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी साहब ने प्रेजेंट किया था। तो आज जो है मैं चैप्टर 2 इंक्लूजन को प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में पहले तो इस चैप्टर में क्या चीज़ें कवर की गई हैं, क्या क्या डायमेंशंस ऑफ इंक्लूजन को इस चैप्टर में प्रेजेंट किया गया है, वो एक एस्पेक्ट है। और दूसरा ये है कि मतलब जो रिकमेंडेशंस अलग अलग इंक्लूजन के डायमेंशन में दिए गए हैं,
वो रिकमेंडेशंस कितने प्रैक्टिकल हैं हमारे जो एजुकेशन सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसको असेस करने की कोशिश की जाएगी। फाइनली जो है कुछ ऑब्जर्वेशंस और रिकमेंडेशंस होंगे जो मरकज़ी तालीमी बोर्ड अगर मुनासिब समझे तो उसको इनकॉर्पोरेट करके हम मिनिस्ट्री को सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में एक जो बात आती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का जो आइडिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 45 में दिया था। पहले 10 साल का टारगेट रखा था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल वाली बात थी। और वो जो गोल था वो जिस तरह के कल डॉक्टर जावेद हुसैन साहब ने अपने प्रेजेंटेशन में वर्धा कमीशन का जिक्र किया था। वर्धा कमीशन ने मतलब 8 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल की बात की थी। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में पास किया गया था, उसमें 14 इयर्स तक की बात उसमें की गई है। और साथ ही जो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें गोल नंबर 4 है, वो एजुकेशन से रिलेटेड है। और उसके तहत हमारे सामने 10 टारगेट्स हैं। तो बेसिक आइडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में गोल नंबर 4 का जो इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ही नहीं बल्कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल की बात की गई थी। यानी ऐसे ऐसी दुनिया में जहाँ पर जेंडर, कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन और ऐसे डिसेबिलिटी, ऐसे वेरियस मार्कर्स हैं, इन मार्कर्स की बुनियाद पर स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिसेस, बायसेस हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। ऐसे एक सोसाइटी में जब एजुकेशन सिस्टम जब फंक्शन करेगा तो वो जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो सबके लिए यानी अपॉर्चुनिटीज दे पाए, और सब लोग जो है बहुत ही फ्रीली और डिग्निटी के साथ में, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में इस राइट को एंजॉय कर सके। ये एक एसडीजी का एक गोल नंबर 4 है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के जनरल स्टैंडर्ड्स हैं एजुकेशन के थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स में। तो उनमें ये 5 अहम होते हैं। एक तो एक्सेसिबिलिटी, दूसरा डाइवर्सिटी, इक्विटी, डिफरेंशिएशन और यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल। तो एक्सेसिबिलिटी ये है कि एक्सेसिबिलिटी एक फिजिकल एक्सेसिबिलिटी है जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के गेट से लेकर क्लासरूम के अंदर बेंचेस तक जो भी मटेरियल्स होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, वो तमाम चीज़ें तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। और वो तमाम स्टूडेंट्स उनकी जो भी कैपेबिलिटीज़ हों, एबिलिटीज़ हों, चाहे वो डिसेबल हो या एबल बॉडीड हो, हर तरह का जो स्टूडेंट है उसको एक्सेस कर पाए और उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पाए। एक आइडिया तो ये है। दूसरा आइडिया ये है कि स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो एक्सेसिबल हो। इसका मतलब, दूसरा मतलब ये होगा कि तमाम समाज के लोग, वो SC ST OBC हो, माइनॉरिटी हो, वुमेन हो, रीजनली बैकवर्ड एरिया से आते हों, डिसेबल हो, ऐसे तमाम लोग जो है उनके पास मतलब स्कूल उनके लिए वो एक्सेसिबल हो, यानी मतलब जियोग्राफिकली उसका लोकेशन भी हो कि उनके घर से करीब हो, और यानी ऐसा भी हो कि वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उसके गेट्स जो है किसी भी इंसान के लिए बंद ना हो, बल्कि तमाम लोग उसको एक्सेस कर पाएँ। एक तो ये है। अब इसमें यानी जो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी है उसको उसके साथ साथ में कुछ एजुकेशनिस्ट ने उसको एक सोशल एक्सेसिबिलिटी का भी सवाल उठाया है। जैसे मिसाल के तौर पर फिजिकल एक्सेसिबिलिटी तो हम दे पाते हैं, रिप्रेजेंटेशन को हम इंश्योर भी कर लेंगे, तो वहाँ पर सोशली वो एक्सेसिबल, सोशल एक्सेसिबिलिटी उसको नहीं मिल पाएगी। इनमें मशहूर नाम जो है प्रोफेसर जो मुचकुंद दुबे हैं, जो आज ही हमारे डायरेक्टर साहब जिनका जिक्र कर रहे थे, उनकी 2021 में विजन फॉर एजुकेशन इन इंडिया नाम की एक किताब आई थी। और उस किताब में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का जिक्र किया है, जहाँ पर मतलब हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत
या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन के तहत एक्सेसिबिलिटी को, गेट्स को तो हम ओपन कर देते हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस के, लेकिन क्या वाकई में सोशली ये जो स्पेसेस होते हैं एक्सेसिबल हैं या नहीं है, ये एक सवाल है। दूसरा ये है कि डाइवर्सिटी, हमारा समाज जो है यहाँ पर हर तरह के कल्चरल, ट्रेडिशनल और जेंडर्ड लोग यहाँ पर पाए जाते हैं और हर तरह के रीजन के लोग पाए जाते हैं। तो ऐसी जो चीज़ है डाइवर्सिटी है, उसको सस्पेक्ट के साथ में देखे या डाउट के साथ में देखे, बल्कि उसको चेरिश किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए, ये एक इंक्लूसिव एजुकेशन का आइडिया है। तीसरा है कि इक्विटी, जहाँ पर जो है इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो ऐसे एक एजुकेशन सिस्टम में। तो यहाँ पर भी एक सीएम मनीष और पीवी इलवरसन, इनका एक हायर एजुकेशन ऑफ जर्नल, हायर एजुकेशन जर्नल ऑफ स्प्रिंजर, इसमें 2016 में इनका एक पेपर छपा था, हायर एजुकेशन, रिजर्वेशन एंड शेड्यूल कास्ट। इसमें इन्होंने इक्विटी ऑफ एक्सेस के साथ साथ में इक्विटी ऑफ एक्सपीरियंस की भी बात की है। यानी जो SC ST OBC माइनॉरिटी, वुमेन, डिसेबल, ये लोगों को हम इक्विटी ऑफ एक्सेस रिजर्वेशन के थ्रू या मतलब वेरियस मींस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू इक्विटी ऑफ एक्सेस तो हम दे पाते हैं, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस बीइंग ए माइनॉरिटी, बीइंग ए वुमेन, बीइंग ए दलित, बीइंग ए आदिवासी, बीइंग ए डिसेबल, उनके तजुर्बात कैसे होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं या एक्सक्लूजन फेस करते हैं, तो ये एक क्वेश्चन इक्विटी के अंदर कवर होता है। डिफरेंशिएशन ये है कि यानी स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लासरूम के अंदर, हर स्टूडेंट का एबिलिटी एकसा नहीं होती है, अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो टीचर जब पढ़ाएगा तो यानी मतलब ये ख्याल रखा जाएगा कि क्लासरूम के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 के 30 स्टूडेंट्स का जो लर्निंग एबिलिटी है वो डिफरेंट है, तो उन डिफरेंशिएशन को ख्याल रखा जाएगा। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग UDL के अंदर ये एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा दिया गया कि डिफरेंशिएशन है, ये हम ऑब्जर्व उसको रिकग्नाइज करने के बाद में ऐसा हम एक प्लान बनाए पेडागोजी का, जिसके अंदर वो तमाम स्टूडेंट्स जो है उनके अपने एबिलिटी के हिसाब से वो सीख पाएँ और बहुत फ्रीली उसको समझ पाएँ कॉन्सेप्ट्स को। तो अब आते हैं NCF इस ड्राफ्ट के अंदर। इस ड्राफ्ट की जो शुरुआत होती है यानी डायमेंशंस पे आने से पहले, इंक्लूजन के क्या क्या डायमेंशन हैं, उन डायमेंशंस पे आने से पहले ये ड्राफ्ट जो है NEP 2020 में इंक्लूजन पे क्या बात कर रहा है उसका जिक्र करता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो NEP 2020 ये कहता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और तालीम के बीच में एक मजबूत रिश्ता है। यानी जितना आप एजुकेट होंगे, आप जो है सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, ऐसी एक थ्योरी उसने दी है। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी में हम जब सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इस आइडिया को देखते हैं, एक तो हमारे पास वेबर है, दूसरे कार्ल मार्क्स हैं और तीसरे जो है पियर बोर्दियू है। ये तीनों सोशियोलॉजिस्ट का इस पूरे जो पर्सपेक्टिव है एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस, इसमें एक अलग अलग यहाँ पर पर्सपेक्टिव हम देखते हैं। मैक्स वेबर ये कहते हैं कि सिर्फ जो है यानी मतलब एजुकेशन, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन करता है, जो यानी एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन का जो आइडिया है उसके तहत। लेकिन आप जब जॉब मार्केट में जाते हैं, आप लाखों करोड़ों कमा भी लेंगे, इकोनॉमिक मोबिलिटी आप हासिल कर लेंगे, लेकिन आपके पास पॉलिटिकल पावर और सोशल स्टेटस, क्या वो भी उसमें भी आप आगे बढ़ेंगे या जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, एक सवाल है। जो मार्क्स और मार्क्सियन जो थिंकर्स हैं वो क्लास को मेन फैक्टर सोशल स्टेटा में, यानी जो इनइक्वालिटी है समाज के अंदर, उसके अंदर क्लास को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर मार्क्सियन थिंकर्स आइडेंटिफाई करते हैं। उनका ये कहना है कि इकोनॉमिक मोबिलिटी जिसका होगा उसका सोशल मोबिलिटी ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन हिंदुस्तान के तनाजुर में हम मार्क्स को देखने की कोशिश करेंगे, एक कास्ट सोसाइटी है हिंदुस्तानी समाज, और यहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन जो वो हर हिंदुस्तान के हर समाज में, हर मज़ाहिब में हम ये स्ट्रैटिफिकेशन हम देखते हैं, ऊंच नीच हम देखते हैं। ऐसे एक समाज के अंदर क्या ये पॉसिबल है कि कोई अगर जो है मतलब अमीर हो जाए, पैसा वो कमा ले, उसका सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल पावर भी वो आगे बढ़ेगा, एक सवाल रहेगा। तीसरा जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है बोर्दियो वाला है, बोर्दियो कल्चरल कैपिटल की बात करते हैं। कल्चरल कैपिटल जो है उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक पर्टिकुलर फैमिली बैकग्राउंड से कोई आता है,
वो जब एक क्लासरूम के अंदर बैठता है उसका एक अपना एक एडवांटेजियस पोजीशन होगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक ऐसे फैमिली से आता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत कॉमन है, बहुत ही एक्सेसिबल है। ऐसा जब कोविड के दरमियान जब ऑनलाइन एजुकेशन में शिफ्ट होगा तो वो एडवांटेजियस पोजीशन पे होगा। उसके बरक्स ऐसा स्टूडेंट जो गरीब किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता है, वो जब इस तरह के टूल्स टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करेगा, वो उसका क्या सिनेरियो होगा। और इसी तरह से नेटवर्किंग यानी कल्चरल कैपिटल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा मिसाल के तौर पर हायर एजुकेशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसा यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि अगर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी JNU जैसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि किसी का बैकग्राउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का हो और वो जो है बहुत ही एलिट अपर कास्ट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और वो स्ट्रॉन्ग कल्चरल बैकग्राउंड होता है, तो उनके बरक्स ऐसा कोई रूरल से आने वाला, स्टेट यूनिवर्सिटी से UG या PG करके आने वाला, वो यानी वो एक उस एडवांटेजियस पोजीशन पे नहीं रहता है जो कल्चरली जो अपर हैंड रखते हैं। तो ये जो थियोरेटिकल जो फ्रेमवर्क NEP 2020 ने दिया है इक्वालिटी एंड जस्टिस को, उसको हम यहाँ पर इस तरह से देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो आगे जो सेम ड्राफ्ट ये कहता है कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन अचीव एंड इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी। इंक्लूसिव यानी मतलब हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी जो एजुकेशन सिस्टम में यानी मतलब स्कूल के अंदर, एक स्कूल सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं वो यानी सोसाइटी का अक्स है। सोसाइटी के अंदर कास्ट है तो हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर भी वो कास्ट फंक्शन करेगा। जैसे हमारे पास हमने बहुत सारे न्यूज़ ऐसे ही देखते हैं जहाँ मिड डे मील स्कूल में जो अपर कास्ट बच्चे होते हैं वो दलित बच्चों के साथ में बैठना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो लोअर कास्ट है तो उनके साथ में हम खाना कैसे खा सकते हैं। ऐसे कई वाकयात हैं जो RT एक्ट के तहत 25% रिजर्वेशन के तहत जो प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन हुए हैं, ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं न्यूज़ के अंदर, जिनको अपर कास्ट टीचर्स ने उनको टॉयलेट क्लीन करवाया। ऐसे मतलब जो ऐसे जो बहुत ही मतलब होलनाक खबरें हम जो है आए दिन हम देखते हैं, पढ़ते हैं। तो NEP 2020 ने जो इंक्लूसिव एजेंडा के तहत यानी एक सर्टेन सोशल ग्रुप्स, इकोनॉमिक ग्रुप्स, कल्चरल आइडेंटिटीज, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज को डिफाइन करने की कोशिश की है। तो उसने एक टर्म यूज किया है SEDGs यानी सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। तो उनको उसने क्लैरिफाई किया कि ये लोग कौन है। एक तो जेंडर आइडेंटिटी है, इसके अंदर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर को कंसिडर किया है। सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज है जिसके अंदर SCs, STs, OBCs एंड माइनॉरिटीज शामिल हैं। और तीसरा जो है ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज है जिसके अंदर विलेज, स्मॉल टाउन्स हैं और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को भी शामिल किया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो 112 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसको नीति आयोग ने 2018 में शामिल किया था। आप उसको इंटरनेट पे देख सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट आता है डिसेबिलिटीज़ और फिर आता है डिसेबिलिटी के अंदर साइकोमोटर, विजुअली चैलेंज, लोकोमोटर, ये तमाम चीज़ों को उसने शामिल किया है। फिर आता है सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस और इसके अंदर मतलब ये पुअर इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ये तमाम लोगों को इसके अंदर शामिल किया है। तो ये चीज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो NEP 2020 कहता है, जिसको हम सोशल जस्टिस या सोशल जस्टिस और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जो थ्योरिस्ट हैं नैन्सी फ्रेजर के, इसमें भी हम इसको देख पाते हैं, वो है कि रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द एकेडमिक कैपेबिलिटीज। यानी इंक्लूजन में, सोशल जस्टिस में एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ये है कि रिकॉग्निशन, यानी हम ये रिकॉग्नाइज करें कि हाँ फलां के साथ में इनजस्टिस हो रहा है, फलां के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फलां सोशल ग्रुप है, फलां जो जेंडर आइडेंटिटी है, फलां जो है कल्चरल आइडेंटिटी है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, जिसके जो है हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज है, उसको उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। उस हिसाब से उसको यानी मतलब उसके एकेडमिक जो एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो प्रॉब्लम उसने जो आइडेंटिफाई किया है NCF का डॉक्यूमेंट, उसने ये देखा कि लार्ज सेक्शन अमंग द ड्रॉप आउट्स इज फ्रॉम SEDGs, यानी जो ऊपर जो बताए गए थे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका एक बड़ा सेक्शन है, यानी मतलब 100 ड्रॉप आउट बच्चे हैं, 100 में से जो है एक बड़ा तबका ऐसा है जो SEDG से ताल्लुक़ रखते हैं। मेनी अमंग SEDGs हु कंटिन्यू द एजुकेशन स्ट्रगल टू अचीव लर्निंग आउटकम, यानी उनके अलावा जो इस तरह के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग स्कूलिंग कंटिन्यू करते हैं, तो उनको यानी मतलब उनका लर्निंग आउटकम जो है बहुत ही काफ़ी मतलब तशवीशनाक होता है, वो स्ट्रगल करते हैं लर्निंग आउटकम के मामले में।
और उसका रीज़न ये है कि उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि उनका एक कल्चरल कैपिटल नहीं होता है, ऐसा कोई नेटवर्क नहीं होता है, ऐसा स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप नहीं होता है क्लासरूम के अंदर, ताकि वो एक दूसरे से डिस्कस करके कॉन्सेप्ट समझ पाए। टीचर्स उन पर काफ़ी कम ध्यान देते हैं। दूसरा है कि न्यूट्रिशन एक चैलेंज है जिसको एनसीएफ आइडेंटिफाई करता है। तीसरा है एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेज, यानी ऐसे यानी मतलब करंट एजुकेशन सिस्टम में जैसे मिसाल के तौर पर डिसेबिलिटीज़ हैं, डिसेबिलिटीज़ ऐसा बहुत सारे जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं जिसको डिसेबल्स एग्जिस्टिंग सिनारियो में ये एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये वजूहात हैं कि उनका जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत ही यानी कम होता है या वो उसमें स्ट्रगल करते हैं। तो अब एनसीएफ एक गोल बताता है, वो गोल ये है कि एवरी चाइल्ड मस्ट एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड टुगेदरनेस विद द अदर्स इन देयर पीयर ग्रुप वेयर डिफरेंसेस आर एम्ब्रेस्ड विथ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। एक बहुत ही अप्रिसिएबल बात है कि एनसीएफ इस तरह की बात कर रहा है कि ऐसे एक सोसाइटी में जहाँ कास्ट और रिलीजन इतना डोमिनेंट फैक्टर है, वहाँ पर ये इंकरेज करना कि एक टुगेदरनेस, बिलोंगिंग बच्चा फील करे स्कूल जाने के बाद। यानी हमको ये असेस करने की ज़रूरत है कि बच्चे जब जाते हैं एसीडीजी बैकग्राउंड के, स्कूल जाने के बाद में स्कूल में एक अपनाइयत उनके पास होती या नहीं है। अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती? क्या ऐसा है कि वो बच्चा जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है या बुलिंग फेस कर रहा है? तो ये तमाम चीज़ों को रेगुलर असेस करने की ज़रूरत है। तो 3 डायमेंशन है इंक्लूजन के जिसको एनसीएफ जिक्र करता है। वी हैव लास्ट 3 मिनट्स फॉर यू। जी 3 डायमेंशंस की जिक्र करता है। एक तो इंक्लूजन इन द स्कूल फिजिकल एनवायरनमेंट, और दूसरा जो है करिकुलम और टेक्स्ट बुक में इंक्लूजन, और तीसरा जो है पेडागोजीज के थ्रू इंक्लूजन। फिजिकल में एक तो ये बात जो पहले भी आई है कि मतलब यानी जो बेसिक फैसिलिटीज सबके लिए मुहैया हो, और ख़ास करके जो है पीडब्ल्यूडीज और वुमेन की बात करता है कि इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम एंट्रेंस गेट टू क्लासरूम टू टॉयलेट, यानी जो है सबके लिए, खास करके वुमेन और पीडब्ल्यूडीज के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एक्सेसिबल हो। तो दूसरी जो करिकुलम और टेक्स्ट बुक है कि मतलब ऐसा कंटेंट हम प्रिपेयर करें कि जिसके ज़रिए से बच्चे जो है बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाए। उनके तहत उसके तहत ये फॉलोइंग रिकमेंडेशंस एनसीएफ देता है, जिसके अंदर तमाम ट्राइब्स के लैंग्वेजेस को कंसिडर किया गया जाए, होम लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज के मुकाबले में होम लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया जाए, और फिर यानी ऐसा कंटेंट जो उनके लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ हो, ये तमाम चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। और दूसरा जो है थ्रू पेडागोजी से, यानी रिकॉग्निशन एंड एड्रेसिंग द डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस इनसाइड द क्लासरूम, यानी क्लासरूम के अंदर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किसी को कास्टिस्ट या इस्लामोफोबिक रिमार्क्स आ रहे हैं या बहुत ही जेंडर इंसेंसिटिव रिमार्क्स बच्चा या टीचर एक दूसरे को दे रहे हैं, इनको मतलब चेक किया जाए। यानी मतलब यानी डिफरेंट पीयर ग्रुप के साथ बैठकर रिकमेंडेशन, 3 रिकमेंडेशन दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, फिर जनरल रिकमेंडेशन आगे देते हैं। और ये यानी टीचर से कहा जाता है कि मतलब रेगुलर चेक किया जाए, लेकिन कभी कभी होता है कि टीचर खुद जो है बायस, प्रेजुडिस और इसका वायलेंस को इंसाइट करने वाले होते हैं। तो यानी उसके लिए भी एक सजेशन दिया गया है कि प्री एंड इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग उनके लिए अवेल किया जाए, खास करके जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, यानी मतलब CWSN और PWDs हैं, उनको जो है फिजिकल एजुकेशन में शामिल किया जाए। एक स्पोर्ट यानी फिजिकल एजुकेशन में एक बात आई कि ऑल जेंडर्स प्लेइंग टुगेदर इन कबड्डी, खो खो एक्सेट्रा, तो ये कितना मतलब फिजिबल है, कितना प्रैक्टिकल है। और इवन इन कन्वेंशनल नॉर्म्स में इवन हम देखते हैं कि ओलंपिक्स है, बाकी गेम्स हैं, उसके अंदर वुमेन्स के सेपरेट स्पोर्ट्स होते हैं, मेन के सेपरेट स्पोर्ट्स होते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये यानी मतलब किस हद तक ये मुनासिब है और एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट उसको वो भी हम सामने रख सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें उन्होंने लर्निंग के लिए जो रिकमेंडेशन दिए हैं, एक रियलिटी हमारे सामने चेक होना चाहिए। ये बजटरी सिनेरियो है। पिछले 3 सालों में स्कूल एजुकेशन के लिए लगातार हम देखते आ रहे हैं कि मतलब स्कूल एजुकेशन का बजट जो है टोटल एक्सपेंडिचर से हम कम होता हुआ देखते हैं। ये एक सिनेरियो है जिसमें इस ग्राफ में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि स्कूल एजुकेशन पिछले 3 सालों में यानी बजटरी एक्सपेंडिचर और एक्चुअल, यानी मतलब हमेशा देखा गया है कि मतलब एक तो ट्रेंड गिर रहा है और साथ में जो एक्सपेंडिचर पूरा जो है वहाँ पर हो नहीं पाता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। और दूसरे इसमें हम देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर का स्कूल एजुकेशन में 2019-20 से लेकर 2023-24 तक 2% से 1.53% में गिरा हुआ है। ऐसे एक कॉन्टेक्स्ट में इतना मतलब कम बजट होने के कॉन्टेक्स्ट में एक फिजिकल एनवायरनमेंट ऐसा कैसे तैयार होगा जहाँ पर तमाम लर्निंग रिसोर्सेस तमाम स्टूडेंट्स के लिए यानी डिफरेंशिएशन को सामने रखते हुए कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं।
ये एक और ग्राफ है जिसके अंदर समग्र शिक्षा अभियान का है, यानी मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन को अगर प्रोवाइड करने में कोई कामयाबी हमको मिलेगी, वो समग्र शिक्षा अभियान एक व्हीकल है जो हम राइट टू एजुकेशन एक्ट को हम पूरा करेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को। लेकिन समग्र शिक्षा अभियान का हम बजट देखें तो पिछले 2019-20 से लेकर 2021-22 तक का उसमें मतलब बहुत ही उसका क्वालिटी बहुत लो है समग्र शिक्षा अभियान बजट का, और नाकाफी बजट जो है मतलब लगातार वो हमारे सामने आ रहा है। कल भी ये बात आई कि जीडीपी का टोटल जो परसेंटेज हम जो खर्च कर रहे हैं एजुकेशन में, वो भी हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। और डेटा देखें तो हम देखें डिफरेंशिएशन को सामने रखते हुए इंक्लूजन, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, हर स्टूडेंट पर ध्यान देना, वो पॉसिबल उसी वक्त होगा हमारे पास टीचर फुल फ्लेज्ड हों। हमारे पास 1,10,000 सिंगल टीचर स्कूल से, ये स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है यूनेस्को की, उसकी रिपोर्ट के तहत। तो और टीचर रिक्वायरमेंट आज भी वैकेंसीज है ना 11,16,846 की जरूरत है, 19% वैकेंसीज है। और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर नेशनल एवरेज से ज्यादा जो है टीचर्स की वैकेंसीज है। और ये देखेंगे मतलब इंक्लूजन की बात करता है एनसीएफ, लेकिन टीचर्स के इसमें ईसीसी में, प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी में, स्पेशल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन में टीचर्स का पार्टिसिपेशन हम देखते हैं कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, तो वो किस हद तक इक्विटेबल है, ये हमको असेस करने की जरूरत है। आखिर में कुछ रिकमेंडेशन देकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। पहला सवाल है कि हाउ मेनी एसीडीजीज वर कंसल्टेड व्हाइल ड्राफ्टिंग दिस एनसीएफ डॉक्यूमेंट। ये एनसीएफ डॉक्यूमेंट बनाने में जो है एनसीएफ कमेटी कितनी इंक्लूसिव थी, ये सवाल हमको मिनिस्ट्री के सामने की रखने की जरूरत है। द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट इन द स्कूल इज मिसिंग। यानी मतलब है कि स्कूल यानी इंक्लूजन की बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स और यानी मतलब टीचर्स का उनका रोल हो मैनेजमेंट के अंदर। और जैसे मतलब एक नए जो कोई भी करिकुलम, जैसे मिसाल के तौर वैल्यू एजुकेशन का तनवीर साहब का प्रोपोजिशन एक अप्रिसिएबल है कि उस प्रोपोजिशन में हम देखते हैं कि एक पार्टिसिपेटरी आइडिया उसके अंदर इवाल्व होता है, जहाँ पर लोकल पंचायत के मेंबर्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट है, पेरेंट है, स्टूडेंट है, सब लोग पार्टिसिपेट करके वैल्यूज क्या होंगे, किस तरह के वैल्यूज इस एकेडमिक ईयर में दिए जाएं, तो एक वो पार्टिसिपेटरी वाला जो आइडिया है इस एनसीएफ के इंक्लूजन वाले एस्पेक्ट में मिसिंग है। कम्युनिटी एंगेजमेंट शुड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस एनसीएफ टू एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। एक मतलब समाज, आसपास का समाज भी जो है स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट हो, एक्टिवली टेक पार्ट करे, ओवरऑल स्कूल के डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट करे। वो प्रैक्टिकली कुछ जगह जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी है, इस तरह के तस्वुरात हैं, उसका जिक्र एटलीस्ट एनसीएफ में होना चाहिए था। आखिरी में 4 बचे हैं, उसमें यह है कि द आइडिया ऑफ सोशियो इमोशनल लर्निंग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द थर्ड एरिया ऑफ इंक्लूजन। यानी जो पेडागोजी वाला जो डायमेंशन था उसके अंदर इस रिकमेंडेशन को शामिल किया जा सकता था। एन एफर्ट टू इम्प्रूव द लैंग्वेज एबिलिटी एज पार्ट ऑफ इंक्लूसिव पेडागोजी इज मिसिंग। यानी मतलब किसी की मिसाल के तौर पर कोई ट्राइबल सोसाइटी से ताल्लुक रखता है, वहाँ पर हम बहुत ही फॉर्मलाइज्ड उर्दू, कन्नड़ा या उसको मदर टंग के नाम पर उसको पढ़ाते हैं, तो वो उससे कितना कनेक्ट कर पाएगा, तो वहाँ पर एक इंक्लूसिवनेस कैसे वहाँ पर हो, उसका एफर्ट जो है एनसीएफ में हमको मिसिंग नजर आता है। एनसीएफ आस्क फॉर cautiousness but does not seem celebrating diversity। यानी ऐसा है कि पॉलिटिकली करेक्ट रहने के लिए एनसीएफ जो है इस तरह के 3 डायमेंशन बहुत ही मीठे मीठे सजेशंस और रिकमेंडेशंस देता है, लेकिन क्या वाकई में एनसीएफ डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है? अगर सेलिब्रेट करता है तो सिर्फ ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ रूटेडनेस ऑफ इन इंडिया के नाम पर सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन, पर्टिकुलर कल्चर को थोपने की कोशिश कर रहा है? तो एनसीएफ एज ए डॉक्यूमेंट हमको वो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हुए हम को नज़र नहीं आता है, वो रिफ्लेक्शन वहाँ पर नज़र नहीं आता है। और आखिर में जो है क्वालिटी एंड इंक्रीज बजटरी एलोकेशन फॉर सर्व शिक्षा अभियान, न्यूट्रिशन और ओवरऑल स्कूल एजुकेशन इज नीडेड। तो एक बजटरी एलोकेशन वहाँ पूरी तरह से क्वालिटी बजट हो, और मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का टीचर की रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट का पूरा फिजिकल एटमॉस्फेयर का रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के तहत बजट एलोकेशन हो। ये चंद रिकमेंडेशन थे, इसके तहत मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया ब्रदर सादत। हम लोग अपने एस्टिमेटेड टाइम से 1 मिनट आगे क्रॉस कर चुके हैं। मैं आप तमाम नाजरीन का इस बात पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत पेशेंस की आज के सेशन को हमारे जो है सुना है। हम लोगों का ये सेशन
6 तारीख तक चलना था, लेकिन कुछ लोगों की एक्सक्यूजेस की वजह से हो सकता है कि कल का हमारा जो दिन है वो हमारा लास्ट डे हो। तो कल आप तमाम लोग, जितने भी लोग आप लोग से बातचीत हो, सबको ये बताइए कि कल का हमारा जो डिस्कशन रहेगा एनसीएफ पर, वो हमारा लास्ट डे ऑफ डिस्कशन रहेगा। तो कल हम लोग फिर 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच मिलेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने जितने बचे हुए हिस्से हैं उस हिस्सों को मुकम्मल करके अपने इस डिस्कशन को जो है कंक्लूड करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम लोगों को जिस मकसद के तहत हम ये डिस्कशन करा रहे हैं उसमें भी कामयाबी दे। और आप तमाम का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से जुड़ने के लिए। कल इंशाल्लाह फिर शाम को 7:30 बजे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।